नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म शशि शरण सर ऑफिशियल पर। साथियों, एक नए चैनल पर मुलाकात हो रही है, एक नए ऊर्जा के साथ, जहां भारतवर्ष की तमाम ऐसी परीक्षाएं जो टीचिंग एग्जाम से संबंधित है, उनके साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की लगातार वीडियोस मिलेंगी। इस चैनल पर आपको मेरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस जो मैं आपके लिए बनाऊंगा वो इस चैनल पर उपलब्ध होगा। तो चलिए मिलते हैं इस नए चैनल पर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन बना लीजिए, क्योंकि नया पता है ये, द ऑफिसर्स एकेडमी आपका पता है ही, और साथ ही साथ एक नए पते पर मुलाकात होगी। चैनल का नाम है शशि शरण सर। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। बिना देरी किए हुए साथियों क्लास की स्टार्ट करते हैं इसी उम्मीद और इसी जुनून के साथ कि आज सरस्वती पूजा है और सरस्वती पूजा के दिन परमपिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, साथ ही साथ ज्ञान बुद्धि की देवी मां वीणा दायनी से यह प्रार्थना करते हैं कि आप तमाम बच्चों के दुखों को हरिए, और ये जो उम्मीद कर रहे हैं कि इनके लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा, चाहे वो भारत की किसी भी राज्य से है, उनको सफलता दिलवाइए। मैं चाहता हूं कि ये माता रानी आपको आशीर्वाद दें और आपकी बेरोजगारी का ये अंतिम साल हो, इसके बाद आप रोजगार में हो और अगले साल आप सरस्वती पूजा अपने विद्यार्थियों के साथ अपने सरकारी स्कूल में मनाएं। मेरी यही प्रार्थना और कामना है। तो बताइए, आप सब भी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? एक बार लिख के बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर में कि यस सर, हम भी यही चाहते हैं। तो बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों, उसी अंदाज में, उसी पुराना अंदाज में, लेकिन एक बार सरस्वती माता का नाम लीजिए आप सभी लोग। जय मां सरस्वती के नाम से कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करेंगे, जय मां सरस्वती। आज सरस्वती पूजा है, बसंत पंचमी का त्यौहार है, और पूरे भारतवर्ष में ज्ञान बुद्धि की देवी का यह त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो इसी त्यौहार के साथ एक नई शुरुआत है। आप सब इसी पते पर अब मिलेंगे। चलिए बिना देरी के हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि ये क्लास लंबी चलेगी। आज की क्लास में बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलने वाला है। तो बिना देरी के हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम क्लास के अंदर में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महामैराथन की बात कर रहे हैं, जहां पर हम राष्ट्रीय महाआंदोलन के बहुत सारे प्रश्नों को करने वाले हैं, और इन प्रश्नों को करने के बाद यकीन मानिए आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आपको बहुत कुछ सिखाने आए हैं, साथ ही साथ बहुत कुछ नया बताने भी आए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास दोस्तों। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये आ रहा है, देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था जिसकी अध्यक्षता में 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था? क्या ये एनी बेसेंट, अल्फ्रेड वेब, जॉर्ज यूले, सर विलियम बेडरबन? चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों के चारों ऑप्शन से बहुत सारे सवाल बनते हैं, और वो सवाल आपकी परीक्षा में आते भी हैं। तो उन्हीं सवालों को देखना है। आप इस क्वेश्चन का जो है सबसे पहले कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, और उसके बाद हम लोग आगे की बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, वो क्या हो जाएगा? जॉर्ज यूल हो जाएगा। आप जानते हैं कि जब हम इस अधिवेशन की बात करते हैं तो जॉर्ज यूले के नाम में जो सबसे पहला है वो क्या है, तो जरा कमेंट करिएगा। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष हैं ये कैसे अध्यक्ष हैं साथियों? प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि अधिवेशन क्यों खास था। तो आपको याद है कि इस अधिवेशन के अंदर में जो इलाहाबाद के अधिवेशन का स्थान कहां था, तो इलाहाबाद हुआ करता था। और आपको एक कहानी अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इसी इलाहाबाद के अंदर में इस इलाहाबाद के गवर्नर हुआ करते थे। जरा गवर्नर का नाम कमेंट करना दोस्तों। गवर्नर यहां के काल्विन हुआ करते थे। इसी काल्विन ने साथियों क्या किया था, तो इसी काल्विन ने आदेश जारी कर दिया था कि हम आपको स्थान उपलब्ध नहीं कराएंगे। मतलब इन्होंने जो है अधिवेशन के लिए स्थान देने से क्या कर दिया था, तो अधिवेशन के लिए स्थान देने से मना कर दिया था। तो जरा कमेंट बॉक्स में बताना किसने स्थान दिलवाया था, अधिवेशन के लिए स्थान से मना कर दिया था, अधिवेशन के लिए स्थान से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। इसके बाद साथियों बिहार स्पेशल का यहां से एक क्वेश्चन है साथियों, यहां से एक बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है। बिहार स्पेशल का क्वेश्चन पूछता है साथियों कि वो कौन व्यक्ति थे। तो आपको ही पता है साथियों, दरभंगा महाराज थे। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग उनका नाम कमेंट करें। दरभंगा महाराज हुआ करते थे, और दरभंगा महाराज का क्या नाम था, तो लक्ष्मेश्वर सिंह। मैं चाहता हूं कि सभी लोग ये नाम याद कर लें, रट लें, घोट लें, पी लें, क्योंकि इसी महाराज ने क्या किया था साथियों, तो इसी महाराज ने इलाहाबाद के अंदर में एक जगह खरीदी थी जिसका नाम था लोधर काउंसिल। मैं चाहता हूं आप सभी बच्चे इस लोधर काउंसिल का नाम कमेंट बॉक्स में
लोधर काउंसिल का नाम जो है कमेंट बॉक्स में रखें। इस लोधर काउंसिल के बारे में आपको बताना है कि लोधर काउंसिल कहां पर है, तो लोधर काउंसिल इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में है। और साथियों जानते हैं लोधर काउंसिल इन्होंने क्या कर दिया, तो इन्होंने खरीद कर दान कर दिया साथियों, खरीद कर क्या कर दिया, तो खरीद कर दान कर दिया। बाकी आपको यह भी याद होगा कि इसी अधिवेशन के दौरान यह तय हो गया था, इसी अधिवेशन के दौरान डफरिन ने एक बयान भी दिया था। डफरिन का बयान याद है क्या, 70वीं बीपीएससी में वहां से क्वेश्चन पूछे गए और डफरिन ने कहा कि कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत की सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का, भारत की सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का क्या करती है, तो अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। आपसे एग्जाम में सवाल पूछेगा कि भाई किसने ये स्टेटमेंट दिया था, अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है, ये स्टेटमेंट किसका था साथियों, तो ये स्टेटमेंट लॉर्ड डफरिन का था। अच्छा, डफरिन से एक और सवाल आएगा, मैं चाहता हूं कि आप उस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। आपसे मैं उत्तर चाहता हूं, जरा बताइए कि जब डफरिन के बारे में सवाल पूछा जाएगा तो आपसे पूछेगा कि लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक, जरा कमेंट करके बताना लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक, तो 84 से 88 तक। एक जरा पीछे चलना भैया, इससे एक जरा मेरे भाई पीछे चलना और बताना कि डफरिन से ठीक पहले कौन, तो आप भी जानते हैं लॉर्ड रिपन हुआ करते थे। लॉर्ड रिपन का जब एग्जाम में कार्यकाल पूछे तो 1880 से लेकर 84 तक का टाइम पीरियड। इनसे भी पहले अगर पूछ दे कि कौन थे तो कहना हम ऑफिसर्स एकेडमी वाले हैं, हम शशि शरण सर के विद्यार्थी हैं। और इसके पहले हुआ करते थे भारत के क्रूरतम वायसराय लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन का कार्यकाल कब से, तो 1876 से लेकर 1880 तक। एक और मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देंगे भाई, क्या आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न का उत्तर देंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं आपसे सवाल यह पूछना चाहता हूं साथियों, एक जरा कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए कि लॉर्ड कर्जन का कब से कब तक, जरा कमेंट करके बताइए कि लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड कब से कब तक है, लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड कब से कब तक है। मैं कमेंट बॉक्स देखना चाहता हूं, जरा बताना कि लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड कब से कब तक है। लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड बिल्कुल सही उत्तर आने लगा है साथियों, 1899 से लेकर के 1899 से 1905 तक का टाइम पीरियड लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड है। अब साथियों दो तीन बड़ी बातें कर लेते हैं जो आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं कि पहले अधिवेशन की जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था, तो आप भी जानते हैं कि बॉम्बे में हुआ था। परीक्षा के अंदर में आपसे कई बार सवाल पूछता है और सवाल जब पूछेगा तो आपको बताना होगा। अब दो तीन और बातें कर लेते हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे सभी साथी, सभी भाई बहन, जितने भी भाई बहन हैं वो सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दें, मेरी यह इच्छा है, क्योंकि मैंने आपको बड़ी मेहनत से क्लास में पढ़ाया है। जरा मुझे इस प्रश्न का तो सही उत्तर हो गया, एनी बेसेंट पहली बार अध्यक्ष कब बनी थी, तो सभी लोग कमेंट करेंगे 1917 में। और यह अधिवेशन कहां हुआ था, तो यह अधिवेशन कलकत्ता हुआ था। यह अधिवेशन क्यों खास है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एनी बेसेंट मूल रूप से आयरिश मूल की महिला हुआ करती थी। कहां की महिला थी, आयरिश मूल की महिला थी साथियों। और आपको याद होगा कि यह भारत कब आई थी, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि यह भारत कब आई, तो भारत ये 1893 में जब स्वामी विवेकानंद से शिकागो के धर्म संसद में मिली थी, तो वहां पर इन्होंने तय कर लिया कि हम भारत जाएंगे और भारत की सनातन संस्कृति से इन्हें मोहब्बत हो गया। उसके बाद साथियों क्या हुआ, तो उसके बाद सब कुछ बदल गया। इसके बाद ये भारत आई, भारत के अंदर में भारत की संस्कृति से इन्हें प्यार हो गया और तब जाकर साथियों, तब जाकर ये महिला भारत के अंदर में काम करेंगी। आप जानते हैं कि एक आंदोलन से ये जुड़ेंगी जो भारत का एक बड़ा आंदोलन होगा, जिसका नाम होगा होम रूल लीग आंदोलन। कौन सा आंदोलन दोस्तों, जरा बताना, होम रूल लीग आंदोलन। भारत के अंदर में होम रूल के बारे में इन्होंने सबसे पहली बात करी। एग्जाम में एक डेट पूछेगा साथियों, मैं चाहता हूं कि ये डेट सभी लोग कमेंट करें, ये डेट सभी लोग कमेंट करें। एग्जाम में पूछ सकता है कि होम रूल की वकालत या होम रूल की बात एनी बेसेंट ने सबसे पहले कौन से डेट में की थी। मेरा सवाल बहुत छोटा सा है और सवाल यह है कि होम रूल की बात एनी बेसेंट ने कौन से डेट में पहली बार किया था, कौन से डेट में पहली बार किया था। तो सभी लोग कमेंट करेंगे 2 जनवरी 1914। मैं चाहता हूं ये डेट सभी बच्चों को याद हो, मैं चाहता हूं कि डेट सभी बच्चों को याद हो। आपसे पूछेगा कि एनी बेसेंट ने कहां किया था, तो कहना कॉमनवेल्थ पत्रिका में। कौन सी पत्रिका में दोस्तों, कॉमनवेल्थ इन्हीं की पत्रिका हुआ करती थी, न्यू इंडिया इन्हीं की पत्रिका हुआ करती थी। इसी पत्रिका में पहली बार होम रूल लीग की बात एनी बेसेंट ने की थी। इस बात को आपको ध्यान रखना है, एनी बेसेंट ने की थी, इस बात को ध्यान रखना है। अब आते हैं पिछले अगले प्रश्न पर साथियों। अगला जो ऑप्शन है अल्फ्रेड वेब का है। मैंने क्लास में कई बार बताया है कि कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे अल्फ्रेड वेब का नाम, जैसे हकीम अजमल खां का नाम। मैं आप जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि हकीम अजमल खां
किस वर्ष अध्यक्ष बने थे, जरा कमेंट करिए, किस वर्ष अध्यक्ष बने थे बताइए। अल्फ्रेड वेब की जब बात करते हैं साथियों तो यह अधिवेशन हुआ था मद्रास में और वर्ष हुआ करता था 1894। मैं चाहता हूं कि सभी लोग कमेंट करें 1894। 1895 के अंदर में आपको याद होगा सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और 1896 के अंदर में आपको याद होगा कौन साथियों, द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी का वो अधिवेशन था जहां पर वंदे मातरम की पहली बार बातचीत की गई थी और उसी वंदे मातरम से सब कुछ आगे बढ़ा था। जॉर्ज यूले की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं, सर विलियम वेडरवन की जब आप बात करते हैं तो सभी लोग कमेंट करेंगे बॉम्बे, और बॉम्बे में कब साथियों, तो 1889 के अंदर में। और ये वही अधिवेशन है साथियों जहां पहली बार महिलाओं ने क्या किया था, तो पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। अगर आप हमसे पढ़े हैं तो जरा मुझे बताइए 3-4 महिला का नाम कमेंट कीजिए। अगर आप हमसे पढ़े हैं तो 3-4 महिला का नाम कमेंट कीजिए। अगर आप हमसे पढ़े हैं तो 3-4 महिला का नाम कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में 3-4 महिला का नाम बताइए, है ना। 3-4 महिला का नाम बताइए, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर में 3-4 महिलाओं का नाम बताना है। अगर आप 3-4 महिलाओं का नाम बताएंगे तो मुझे लग जाएगा कि आप जो है ऑफिसर्स एकेडमी के पुराने छात्र हैं। आप जो हैं ऑफिसर्स एकेडमी के क्या हैं, तो पुराने छात्र हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात कर ले, 2 सवाल मैंने हकीम अजमल खां से संबंधित पूछा था और मैंने आपसे पूछा था साथियों हकीम अजमल खां के बारे में। मैंने आपसे पूछा था हकीम अजमल खां के बारे में, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हकीम अजमल खां याद है ना, शशि सर ने आपको बताया था हकीम अजमल खां के बारे में। और मैंने कहा था ये हकीम अजमल खां साथियों कब, तो 1921 के अंदर में, और अहमदाबाद के अंदर में अधिवेशन हुआ था। कहां हुआ था, अहमदाबाद में। जरा मुझे बताना कि इस समय ये अध्यक्ष एक्चुअल में कौन हुआ करते थे, तो आपको भी याद होगा कि एक्चुअल में इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो एक्चुअल के अंदर में इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो चितरंजन दास बनाए गए थे। लेकिन चितरंजन दास साथियों क्या थे, तो जेल में थे, इस कारण उनके जगह अध्यक्षता किसने की थी, तो हकीम अजमल खां की। एक और नाम पूछूंगा लास्ट, नलिनी सेन गुप्ता। एक और नाम पूछना चाहता हूं और वो नाम है नलिनी सेन गुप्ता का। जरा कमेंट करके बताइए कि नलिनी सेन गुप्ता का नाम मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों नलिनी सेन गुप्ता के बारे में। 2-3 नाम मैं पूछता हूं, जैसे पहला नाम जो मैं आपसे पूछता हूं वो पूछता हूं नलिनी सेन गुप्ता का। और नलिनी सेन गुप्ता में भी 2 सवाल है कि इनको किसके जगह बनाया गया था। एक्चुअल में नलिनी सेन गुप्ता को किसके जगह बनाया गया था ये बताना है, और दूसरा बताना है कि वर्ष कौन सा था, ईयर कौन सा था, ये भी आपको बताना है कि वर्ष कौन सा था। दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, नलिनी सेन गुप्ता के अलावा जो है मैं दूसरा नाम एक और पूछना चाहता हूं। अगर आप ऑफिसर्स एकेडमी के छात्र हैं तो जरा मुझे बताइए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जब हम बात करते हैं साथियों, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। आपको यह बताना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। जरा कमेंट करके बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको पूछ रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। तो दोनों प्रश्न का उत्तर यहां पर सबसे पहले आप बातचीत करेंगे 1933 का, और ये बने किसके जगह पे थे, तो याद रखिएगा ये मदन मोहन मालवीय के स्थान पे, मदन मोहन मालवीय के स्थान पे, इस बात को ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ साथियों जब हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो आपको स्थान याद होगा दोस्तों कराची, और वर्ष भी याद होगा साथियों 1931। ये वही अधिवेशन है, ये वही अधिवेशन है दोस्तों जहां पर क्या हुआ था, तो जहां पर साथियों तिरंगा झंडा चरखा लगा फहराया गया था, चरखा लगा तिरंगा झंडा फहराया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बड़ा ही बेहतरीन है, कह रहा है समाचार पत्र और संपादक का नाम निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सही सुमेलित मैच नहीं है, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। सबसे पहले आप जानते हैं कि नवजीवन किसका है, तो नवजीवन महात्मा गांधी का है, यह बिल्कुल करेक्ट बात है। मराठा आप जानते हैं किसका है, तो बाल गंगाधर तिलक का है, यह भी करेक्ट बात है। बंगाली आप जानते हैं, मैंने पढ़ाया है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का है, यह भी गलत बात है। वॉइस ऑफ इंडिया ये गलत हो गया। वॉइस ऑफ इंडिया साथियों क्या है, तो वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का है। किसका है, तो वॉइस ऑफ इंडिया साथियों, वॉइस ऑफ इंडिया किसका है, तो दादा भाई नौरोजी का है मेरे दोस्तों। किसका है, दादा भाई नौरोजी का है। अच्छा, दादा भाई नौरोजी का जब नाम आता है तो सबसे पहले तो यह समझना होगा कि वॉइस ऑफ इंडिया कब लिखी गई थी, तो 1883। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले लोग कमेंट करें 1883
1883, सभी लोग कमेंट करिए दादा भाई नौरोजी और 1883 साथियों 1883। अच्छा, एक और बात आपको बताना होगा, जब दादा भाई नौरोजी की बात आई है तो यहां से 5 सवाल पूछे जाते हैं। 5 सवाल, 5 नहीं 8 सवाल बनते हैं। मैं चाहता हूं कि ऑल 8 सवाल जितने बनते हैं उन सभी सवालों को यहां पे आपको बता दूं। पहला जो सवाल बनता है दादा भाई नौरोजी से, वो पूछता है कि कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी हुआ करते थे। प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो दादा भाई नौरोजी हुआ करते थे। दूसरा जो सवाल यहां से बनता है वो बनता है कि प्रथम भारतीय जिसने ब्रिटेन में चुनाव जीता, प्रथम भारतीय जिसने ब्रिटेन में क्या किया साथियों? तो जिसने लंदन में चुनाव जीता, जिसने लंदन में, या यूं कहें कि जिसने ब्रिटेन में चुनाव जीता, जिसने ब्रिटेन में चुनाव जीता। अब यहां से 2 सवाल बनते हैं साथियों, दोनों सवाल का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर में बताना है। दोनों सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन सी पार्टी से पूछेगा? तो सभी लोग कमेंट करिए लिबरल पार्टी से। कौन सी पार्टी से ये जीते साथियों? तो लिबरल पार्टी से जीते। आपसे वर्ष पूछेगा तो वर्ष कहना साथियों कि वर्ष है 1892, नहीं 1892। तीसरा पूछेगा किस हाउस में जीत के गए साथियों? तो हाउस ऑफ कॉमन में जीत करके गए थे, हाउस ऑफ कॉमन के अंदर में। उसके बाद साथियों यहां से सवाल पूछेगा कि ये आपको यहां से एक और सवाल पूछेगा, जब लेखनी की बात आती है दादा भाई नौरोजी के लिए, तो दादा भाई ने एक गुजराती भाषा के अंदर में एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था राष्ट्र गोफ्तार। मैं चाहता हूं कि राष्ट्र गोफ्तार के बारे में आप लोग कमेंट करें। प्रथम चुनाव, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। तो राष्ट्र गोफ्तार जो है गुजराती भाषा के अंदर में थी साथियों, ध्यान रखेंगे। एग्जाम में क्या पूछता है जानते हैं? एग्जाम में पूछेगा किस भाषा में थी। एग्जाम में पूछेगा किस भाषा में थी, तो गुजराती भाषा के अंदर में पत्रिका हुआ करती थी, नाम था राष्ट्र गोफ्तार साथियों, राष्ट्र गोफ्तार इसका नाम हुआ करता था। अब 2-3 सवाल और बनते हैं यहां से। 2-3 सवाल और क्या बनते हैं? दादा भाई नौरोजी की ही बात हो रही है तो आप जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1906 के अधिवेशन में स्वराज का जो है शब्द का क्वाइन किया। स्वराज के बारे में सबसे पहला प्रस्ताव किसने पेश किया? तो दादा भाई नौरोजी ने पेश किया। यहां से एग्जाम में 3 सवाल और पूछे जाते हैं दादा भाई नौरोजी से संबंधित। वो चौथी बात जो यहां पे पूछी जाएगी वो ये पूछा जाता है कि बॉम्बे के किस कॉलेज में ये प्रोफेसर थे? तो बॉम्बे के साथियों एलिफिंस्टन कॉलेज के अंदर में, किसमें? एलिफिंस्टन कॉलेज के अंदर में, एलिफिंस्टन कॉलेज के अंदर में साथियों ये प्रोफेसर थे। एग्जाम के अंदर में 2 ऑप्शन आएगा, किस किस विषय के थे? तो एक बताना कि भौतिकी के यानी फिजिक्स के हुआ करते थे और दूसरे मैथ्स के यानी गणित के हुआ करते थे। दादा भाई नौरोजी के बारे में एक और बड़ी बात थी कि दादा भाई नौरोजी धन के निष्कासन सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, उसके अलावा ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाने जाते हैं। 3 बातें मैं बताना चाहता हूं अलग से, जब बात निकली है तो जान लीजिए कि दादा भाई नौरोजी जो है ग्रैंड ओल्ड मैन के, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अच्छा, एक सवाल पूछूं जो टीआरई के अंदर में पूछा गया था लास्ट टीआरई 1 में, कि टीआरई 1 में एक क्वेश्चन आया था कि ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? हमको जरा बताना कि ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं। मैं देखता हूं कमेंट बॉक्स में, वुमेन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, जरा कमेंट करके बताना मुझे, कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना साथियों कि ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया इनको किसने कहा था, जरा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, एक और बात आ गई साथियों, एक और बात क्या आ गई? दूसरी बात यह है साथियों, दूसरी बात यह है कि ये कब से कब तक ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हो गया। दूसरा साथियों आप जानते हैं कि इनको एक और बात कहा जाता था, ये भारत के अनऑफिशियल एम्बेसडर कहे जाते थे। तो एग्जाम में पूछेगा कि भारत का अनौपचारिक राजदूत किसे कहा जाता था। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भारत का अनौपचारिक, ये कहीं नहीं पढ़ाया है मैंने दोस्तों, अनौपचारिक, अनौपचारिक मतलब अनऑफिशियल की बात हो रही है, अनौपचारिक राजदूत किसे कहा जाता है? तो भारत का अनौपचारिक राजदूत दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तीसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा साथियों, दादा भाई नौरोजी किस चीज के व्यापारी हुआ करते थे? तो कपास के व्यापारी हुआ करते थे। कपास का भारत का सबसे बड़ा बिजनेस हुआ करता था। उसके अलावा चौथा बात आपको जानना चाहिए कि लंदन विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर बने थे। ये भी बात आपको जाननी चाहिए कि लंदन विश्वविद्यालय में, ये चौथा सवाल पेपर में आएगा, लंदन विश्वविद्यालय में गुजराती भाषा के साथियों, किस भाषा के? तो गुजराती भाषा के प्रोफेसर बनाए गए थे, गुजराती भाषा के प्रोफेसर बनाए गए थे। उसके अलावा 5वीं बात, आप बहुत बेसिक बात आपको याद होनी चाहिए, वो बात ये याद होनी चाहिए कि इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या लिखा दोस्तों? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एग्जाम में सवाल पूछेगा साथियों कि अन ब्रिटिश शब्द का इस्तेमाल किसने किया। एग्जाम में सवाल पूछेगा कि अन ब्रिटिश शब्द का इस्तेमाल किसने किया।
अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अन ब्रिटिश शब्द का इस्तेमाल किसने किया, तो इन्होंने ही किया। उसके अलावा साथियों दो और सवाल पूछे जाएंगे। दो पूछा जाएगा कि धन का बहिर्गमन सिद्धांत या धन का निष्कासन सिद्धांत किसने दिया। तो धन का बहिर्गमन या धन के निष्कासन सिद्धांत की जब बात आएगी तो धन का निष्कासन सिद्धांत इन्होंने ही दिया। धन का निष्कासन सिद्धांत इन्होंने ही दिया। निष्कासन के जगह कई बार एग्जाम के अंदर में आता है धन का बहिर्गमन सिद्धांत, इन्होंने ही दिया। इनके नाम पर साथियों एक बार पहली बार बता रहा हूं, इनके नाम पर 3 बार डाक टिकट जारी किया गया। डाक टिकट इनके नाम पर जारी किया गया। एग्जाम में पूछेगा साथियों, एग्जाम में पूछेगा, क्या हुआ? एग्जाम में आपसे पूछेगा कि डाक टिकट कब कब इनके नाम पर लॉन्च किया गया। तो पहली बार साथियों 1963 के अंदर में 3 बार किया गया। पहली बार 1963 के अंदर में, दूसरा 1997 में, दूसरा 1997 में, 1997 में, और तीसरा 2017 के अंदर में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इनके ऊपर डाक टिकट जारी किया। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ये कितनी बार अध्यक्ष बने साथियों कांग्रेस के, तो ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने। जरा ट्रिक बताना, मैंने आपको क्लास में ट्रिक बता रखा है। ट्रिक है CLC। क्या ट्रिक है भाई? ट्रिक क्या है मेरे दोस्तों? तो ट्रिक है CLC। 3 बार अध्यक्ष बने। ये 3 बार अध्यक्ष बनने का मैंने ट्रिक दे रखा है। सबसे पहला 1886, दूसरा जो है 1893, दूसरा 1893, और तीसरे की बात करें तो 1906। तीसरा जो है साथियों क्या है? तो तीसरा 1906 है। तीसरा जो है 1906 है। तीसरा जो है 1906 है। ठीक है, अब मैं 2-3 सवाल और पूछना चाहता हूं आपसे, 2-3 सवाल और पूछना चाहता हूं। और पहला क्वेश्चन मेरा यह है कि महात्मा गांधी की अन्य पत्रिकाओं का नाम बताइए। जैसे एक तो नवजीवन हो गया, एक बताइए जरा कमेंट बॉक्स में, जो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में, जो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के अंदर में जिसको संपादित किया था, उस पत्रिका का क्या नाम था? जो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका, जो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के अंदर में जो प्रकाशित किया था, उसका क्या नाम था? जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दक्षिण अफ्रीका में, सब लोग बता रहे हैं, सारे मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, सब लोग जानते हैं, इंडियन ओपिनियन इसका नाम हुआ करता था। क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन हुआ करता था। यह समाचार पत्र जो महात्मा गांधी ने वहां पर छापा था। उसके अलावा साथियों आपको पता है एक पत्रिका महात्मा गांधी की आती थी जिसका नाम था हरिजन। साथियों हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी ने अपने दलितों के कल्याण के लिए महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का संपादन किया था। एक दो और पत्रिका बता सकते हैं। बिल्कुल सही मेरे दोस्त उत्तर दे रहे हैं कमेंट बॉक्स के अंदर में, यंग इंडिया। वेरी गुड मेरे दोस्तों, ऐसे ही पढ़ते रहिए मन लगा के। जानते हैं अगर आप ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं। आज सरस्वती माता का दिन है। आज आप सब हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करिए कि हे मां सरस्वती, हे मां सरस्वती, वरदान दीजिए, दया कीजिए इस बालक पर, इस बालिका पर, और इस साल जो है मेरी नौकरी पक्की कीजिए। हम खूब मेहनत करेंगे मां, हम खूब कलम घिसेंगे मां, हम खूब मेहनत से पढ़ेंगे मां, हम खूब तैयारी करेंगे मां, लेकिन आप एक बार थोड़ा सा अपना नजर झुका दीजिए मां, थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जय मां सरस्वती का नाम ले। आज सरस्वती पूजा है और इस पावन दिन आज एक नई शुरुआत है। तो इस शुरुआत में आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर में कमेंट कर दें मेरे दोस्तों, कमेंट कर दें सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में, और वो कमेंट होना चाहिए जय मां सरस्वती। मराठा की जब बात करते हैं साथियों तो बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है। चलिए इसको भी ले चलते हैं ऑपरेशन थिएटर में। जरा बताना कि इसको कहां, अच्छा एक बार बताना है कि एक लड़का बोला कि शशि सर जानते हैं आप प्रश्न को कहां लेके जाते हैं? हम बोले उसके सारे चीजों को बताते हैं। बोला नहीं शशि सर, आप तो प्रश्नों को ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले जाते हैं। तो ये बात भी सही है भाई। प्रश्न आप एक लाइन आंसर सुनने तो नहीं आते ना, आप उसका चीरफाड़ करने आते हैं। तो बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं। जरा बताना कमेंट बॉक्स में कि प्रश्न कहां जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन कहां लेके हम शशि सर चले जाते हैं? तो आपके प्यारे शशि सर इस सारे क्वेश्चन को ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले जाते हैं और वहां इनका जो है इलाज होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर बाल गंगाधर तिलक की। तो यहां पर बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, जिनको आप बड़े आराम से जानते हैं। एक पत्रिका थी केसरी और दूसरी पत्रिका हुआ करती थी मराठा। बस इतना ध्यान रखना कि मराठा जो थी वो अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी, आप सभी लोग जानते हो, और जो केसरी है वो मराठी भाषा की पत्रिका थी, मराठी भाषा की। अच्छा बंगाली जो है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने बंगाली का संपादन किस वर्ष किया था? एक क्वेश्चन, उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा। बस इतना बता दो कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने इस बंगाली का प्रकाशन किस वर्ष किया था? ईयर बता दो। मैंने क्लास में बताया है, जरा बताना। मैंने क्लास में बताया है। बिल्कुल मेरे दोस्त कह रहे हैं कि हाथों में पड़ गए छाले हैं।
बिल्कुल मेरे दोस्त, कलम घिसिए, सफलता जरूर मिलेगी। इस बार बाय बीपीएससी पार, इस बार रीट पार, इस बार केवीएस पार, इस बार डीएसएसबी पार, और यूपी की वैकेंसी आई तो इस बार यूपी सुपर टेट भी पार, और बहुत जल्द आपको और भी कुछ देखने को मिलेगा, इंतजार कीजिए। बंगाली सभी लोगों का उत्तर आने लगा है। बहुत सारे बच्चे 1862 कह रहे हैं, 1862 कह रहे हैं। बिल्कुल सही है, 1862 के अंदर में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने इसकी जो है संपादन को शुरू किया था। एक सवाल पूछूं, जरा देखता हूं कितने लोग बताएंगे। बस मुझे इस नाम के बारे में बता दो कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो हुआ करते थे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो हुए थे, किस वर्ष अध्यक्ष बने थे? कौन से ईयर में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? जरा मुझे बता देना कि कौन से ईयर में ये अध्यक्ष बने थे, एक बार जरा कमेंट करके बता दो। बस मैं इतना ही जानना चाहता हूं। अच्छा, समाचार पत्रों की सूची के बारे में हमने कई बार बात किया है आपसे, कई बार हमने किताबों के बारे में बात किया है, कई बार पुस्तकों के बारे में बातचीत की है। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच प्रवीण भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बहुत क्लियरली आपने समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। कह रहे हैं निम्नलिखित व्यक्तियों के विषय में विचार कीजिए, निम्नलिखित व्यक्तियों के विषय में विचार कीजिए। पहला है एनी बेसेंट, दूसरा है लोकमान्य तिलक, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है मोहम्मद अली जिन्ना। इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी क्लास 12 से बनाया गया है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप चाहते हो कि शशि सर आपको एनसीईआरटी की क्लास करा दें यूट्यूब के ऊपर? क्या आप चाहते हो कि क्लास एनसीईआरटी की जो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है वो आपको यूट्यूब पर शशि शरण सर स्वयं, मैं स्वयं आपको कराऊं? जरा मुझे कमेंट करो। अगर आप चाहते हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो यस सर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पढ़ा दो। बस इतना कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर एनसीईआरटी पढ़ा दो। एक प्यार भरा मैसेज लिखो एनसीईआरटी के नाम से, मेरे नाम से। मुझे बताओ, मैं देखता हूं कि आप कितना प्यार करते हो, फिर मैं इस पर विचार करूंगा एनसीईआरटी के ऊपर। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं निम्नलिखित व्यक्तियों के विषय में विचार कीजिए। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है क्यों विचार करिए भाई, तो उपरोक्त में से कौन ने होम रूल लीग आंदोलन में भाग लिया था? चलिए ले चलते हैं होम रूल लीग को ऑपरेशन थिएटर में। किसको ले चलेंगे ऑपरेशन थिएटर में साथियों? तो सबसे पहले ले चलेंगे होम रूल लीग को, होम रूल को ले चलेंगे, होम रूल लीग को ले चलेंगे ऑपरेशन थिएटर के अंदर में, ऑपरेशन थिएटर में। चलिए इसको बेड पर लेटाया जाए भाई, अपना अपना औजार तुम लोग जो स्टरलाइज कर लो, गर्म पानी में धो औजार को, है ना। लाइट ऑन करो भाई, ऊपर वाली लाइट ऑन करो। चलो उधर से अब ब्लेड लेकर के आओ, ब्लेड लाओगे तब ना चिराएगा। चलिए इसको लेके चलते हैं ऑपरेशन थिएटर में। लेट्स स्टार्ट द ऑपरेशन। ऑपरेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। होम रूल लीग की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले समझिए कि होम रूल जो है यह एक आयरिश शब्द है। एग्जाम में जो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे पूछेगा कि ये कौन सा शब्द है, तो आप कहना आयरिश शब्द है। दूसरा आपसे पूछेगा कि इसके प्रणेता कौन माने जाते हैं, मतलब आपसे एग्जाम में वो जानना चाहेगा कि होम रूल को पहली बार क्वाइन किसने किया। तो जरा कमेंट करना साथियों, जरा कमेंट करना, रेडमैंड ने साथियों, रेडमैंड ने। किसने किया साथियों? रेडमैंड जो है, रेडमैंड वहां के नेता हुआ करते थे, आयरलैंड के नेता थे साथियों। ये कौन थे? तो आप भी जानते हैं कि यह आयरिश नेता हुआ करते थे, या आयरिश नेता हुआ करते थे। तीसरा जो है ऑपरेशन थिएटर के अंदर में तीसरी इसकी ब्लेड लगाई जाए, और यहां आपसे पूछा जाता है कि होम रूल शब्द का मतलब क्या होता है। इस शब्द का मतलब क्या होता है? तो इस शब्द का मतलब होता है स्वशासन साथियों, स्वशासन। होम रूल का मतलब क्या होता है? स्वशासन। अब बात कर लेते हैं होम रूल के बारे में साथियों। होम रूल किसकी विचारधारा से मिलती जुलती थी? तो आप भी जानते हैं कि होम रूल पर थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रभाव हुआ करता था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का साथियों, थियोसॉफिकल सोसाइटी का क्या होता था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का साथियों प्रभाव हुआ करता था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रभाव हुआ करता था। ये हिंदुत्व को समर्थन देने वाली, हिंदू विचारधारा से मिलने वाली, सनातन संस्कृति को मानने वाली विचारधाराओं में से एक हुआ करती थी। अब बात कर लेते हैं साथियों, होम रूल को ले आते हैं भारत में। जब भारत में हम बात करते हैं साथियों होम रूल की, ले चलते हैं इसको ऑपरेशन थिएटर में यहां पर। अब आइए साथियों, जब हम भारत में होम रूल की बात करते हैं, भारत में होम रूल की बात करते हैं, यहां से टोटल 10 सवाल एग्जाम में बन सकते हैं, और 10 की 10 अगले 5 मिनट के अंदर में मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहला एग्जाम में एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी के अंदर में एक सवाल पूछता है कि भारत में होम रूल का उद्देश्य क्या था। आपसे क्या पूछेगा? भारत में होम रूल का उद्देश्य क्या था। तो आपको कमेंट करना है सिर्फ एक लाइन जो मैं लिख रहा हूं, एग्जैक्ट एनसीईआरटी भी यही वर्ड लिखता है। वह कहता है कि ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन। क्या कहता है दोस्तों? ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन। क्या कहता है? ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन, ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन। अगर एग्जाम के अंदर में तुम सिर्फ स्वशासन कह दोगे वो कुछ हद तक सही है, लेकिन जो एनसीईआरटी का वर्ड है वो कहता है ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन की मांग जो है ये भारत के अंदर में की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि भारत में सबसे पहले
भारत में सबसे पहले इसकी आवाज कहां उठती है? भारत में सबसे पहले कहां साथियों? तो भारत में सबसे पहले कौन उठाता है? तो ये जो ऊपर वाला नाम है साथियों, जिसका नाम है एनी बेसेंट साथियों। कौन? एनी बेसेंट। यही एनी बेसेंट इसको उठाती हैं। अब अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ये जो एनी बेसेंट है कब उठाती हैं? तो सभी मेरे साथी जानते हैं 2 जनवरी 1914 के दिन ये एक पत्रिका है इनकी अपनी, जिस पत्रिका का नाम है साथियों कॉमनवील। क्या नाम है? कॉमनवील। उसी पत्रिका के अंदर में ये एक लेख लिखती हैं और बताती हैं कि भारत में होम रूल की आवश्यकता है। लेकिन आपको याद होगा इसी टाइम पीरियड में तिलक जेल से छूट कर निकले थे। अब सवाल ये उठता है, आपके मन में एक सवाल आएगा कि अगर होम रूल का उद्देश्य साथियों, भारत के अंदर में होम रूल का उद्देश्य स्वशासन की प्राप्ति था, तो मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे जो मैं पूछना चाहता हूं, और वो सवाल ये है कि कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था? कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जहां पर होम रूल की यानी स्वशासन की मांग की गई थी? कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जहां स्वशासन की मांग की गई थी? कहां पे मांग की गई थी? इसको चलिए ले चलते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर में साथियों। आइए बातचीत करते हैं होम रूल की। आइए साथियों किसकी बातचीत करते हैं? तो हम बातचीत करते हैं साथियों होम रूल लीग आंदोलन की। होम रूल लीग आंदोलन की साथियों, जब आप साथियों भारत के अंदर में होम रूल लीग की बात करते हैं तो भारत के अंदर में 2 तरह के होम रूल लीग हैं। पहला जो है कौन सा है? तो पहला आप भी जानते हैं बाल गंगाधर तिलक का है साथियों, और दूसरे की जब आप बात करेंगे तो दूसरा साथियों एनी बेसेंट का है। दूसरा किसका है? एनी बेसेंट का है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि तिलक ने इसकी शुरुआत कब की? तो आप जानते हैं आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 28 अप्रैल। अप्रैल डेट सब लोग कमेंट कीजिए, डेट एग्जाम में पूछा जाता है 1916 को। और दूसरा आपसे पूछेगा इन्होंने कब शुरुआत की? तो आप कहेंगे 3 सितंबर 1916। टीआरई 2 के अंदर में शायद सवाल आया था और उस सवाल में पूछा गया था कि निम्न को क्रमानुक्रम मतलब पहले कौन सी घटना हुई है वो बताना है। तो मान लो आपको ऑप्शन में दे देते कि तिलक वाला पहले हुआ है कि एनी बेसेंट वाला पहले हुआ है, तो जरा कमेंट करके बताओ कि आप क्या करोगे। आप कमेंट करके बताओ कि तिलक वाला पहले हुआ है या एनी बेसेंट वाला पहले हुआ है। तिलक वाला पहले हुआ है या एनी बेसेंट वाला पहले हुआ है? जरा कमेंट करके बताना, जरा कमेंट करके बताना कि तिलक वाला पहले हुआ है या एनी बेसेंट वाला पहले हुआ है। तिलक वाला पहले हुआ है या एनी बेसेंट वाला साथियों पहले हुआ है? तो सबसे पहले आप समझो, मैं यहां पर एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि तिलक वाला पहले हुआ है। दूसरा सवाल यहां पर पूछता है, थोड़ा सा तिलक की बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। तिलक आपको पता है कि कौन से जेल में थे मेरे दोस्तों? तो आपको याद है कि 1908 के अंदर में इन पर सिडिशन एक्ट का मुकदमा हुआ था। सिडिशन एक्ट यानी देशद्रोह का मुकदमा हुआ था, और उस देशद्रोह के मुकदमे के तहत 1908 से लेकर 1914 तक ये कहां पर थे? तो 1908 से लेकर साथियों 1914 तक ये मांडले जेल में हुआ करते थे। कौन से जेल में दोस्तों? मांडले जेल में। सभी लोग मांडले जेल कमेंट करेंगे। और ये कहां है? वर्मा में है। जब ये जेल से बाहर निकले तो 1914 में ये कांग्रेस ज्वाइन करने का सोचे, लेकिन कांग्रेस में इनकी एंट्री बंद थी क्योंकि 2 व्यक्ति थे। मैंने क्लास में आपको नाम बता रखा है, मैंने क्लास में नाम बताया है। बताओ उस व्यक्ति का नाम क्या था जिसने कहा था कि मेरे जिंदा रहते हुए तिलक कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकते हैं? उस व्यक्ति का नाम बताइए, उस व्यक्ति का नाम बताइए, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने कहा था कि मेरे जीते जी तिलक कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकते हैं। 2 लोग थे साथियों, एक का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, याद है ना? गोपाल कृष्ण गोखले। एग्जाम में एक और सवाल होता है कि वो कौन व्यक्ति था जिन्होंने अपने सदस्यों को होम रूल ज्वाइन करने से मना कर दिया था? तो गोखले थे। आपको याद है ना, गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी हुआ करती थी और उसको सदस्यों को उन्होंने मना कर दिया। एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है कि किसने अपने सदस्यों को मना कर दिया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने मना कर दिया। किसको? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वालों को कि तुम होम रूल मत ज्वाइन करना। दूसरा इसमें नाम हुआ करता था फिरोज शाह मेहता। कौन सा नाम था? फिरोज शाह मेहता का नाम हुआ करता था। और वो फिरोज शाह मेहता साथियों आपको याद होंगे, वो फिरोज शाह मेहता दोनों की मृत्यु 1915 में होगी, तब तिलक आगे बढ़ेंगे। अब साथियों बात करते हैं तिलक के होम रूल के बारे में। जरा ध्यान दीजिएगा बोर्ड के ऊपर साथियों, तिलक का होम रूल जरा ध्यान दीजिएगा। जब आप तिलक के होम रूल के बारे में बातचीत करते हैं तो यहां से टोटल 10 सवाल बनते हैं और मेरी जिम्मेदारी है कि 10 के 10 सवाल आज खत्म कर दिए जाएं अगले 5 मिनट में। क्या ले चला जाए इसको ऑपरेशन थिएटर में? इसको ले चला जाए ऑपरेशन थिएटर में तिलक को। तिलक के इस
होम रूल को ले चलें ऑपरेशन थिएटर में। एक मेरे भाई पूछ रहे हैं कि सर पहली बार इसकी बातचीत कब हुई थी। देख मेरे भाई, आपने अच्छा सवाल पूछा है। ऐसे विद्यार्थी मुझे बेहद पसंद हैं जो ऐसे सवाल पूछते हैं। देखो, होम रूल की जब बात करते हैं साथियों, तो अधिवेशन हुआ करता था 1905 का अधिवेशन हुआ था साथियों बनारस में। वेरी गुड क्वेश्चन मेरे दोस्त, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो आप। और अध्यक्ष थे गोखले। लेकिन गोखले ने यह कहा था, एग्जाम में ध्यान रखना, गोखले ने क्या कहा था कि ऑस्ट्रेलिया, क्या कहा था याद है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पर, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पर, कनाडा के तर्ज पर स्वशासन की मांग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पर क्या करते हैं, स्वशासन की मांग करते हैं। तो एग्जाम में पूछे कि किसके तर्ज पर, तो आप क्या कहोगे, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पर, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पर। सभी लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं तिलक वाले में। तिलक के अंदर में जो पहला सवाल पूछता है साथियों कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत हुई साथियों 28 अप्रैल से। कितने से, 28 अप्रैल 1916 से। दूसरी अगर हम बात करें साथियों 28 अप्रैल 1916 से, तो इसकी शुरुआत हो गई। लेकिन आपसे एक और सवाल पूछेगा कि इसका मुख्यालय, इसका शुरुआत हुआ कहां से, तो आप भी जानते हैं कि बेलगाम से इसकी शुरुआत हुई साथियों। बेलगाम है कहां, तो एग्जाम में बताना कि बेलगाम कर्नाटक के अंदर में है। दूसरा आपसे पूछेगा कि इनका मुख्यालय कहां था। मैं चाहता हूं कि सभी लोग इसका मुख्यालय कमेंट करें, और इसका मुख्यालय हुआ करता था साथियों पूना। और पूना कहां है, तो आप भी जानते हैं कि यह महाराष्ट्र में है साथियों, महाराष्ट्र में है। चौथा आपसे पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। एग्जाम में पूछेगा कि इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो जरा आप कमेंट करो कौन बनाए गए थे इसके अध्यक्ष। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जोसेफ बैपिस्टा। कौन बनाए गए थे, जोसेफ बैपिस्टा। सभी लोग कमेंट करेंगे इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो जोसेफ बैपिस्टा इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, जोसेफ बैपिस्टा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके सचिव कौन बनाए गए। एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, तो इसके सचिव बनाए गए साथियों एनसी केलकर। कौन बनाया गया, जरा बताना मेरे दोस्त, एनसी केलकर इसके सचिव बनाए गए। यहां से मैंने 5 सवाल बताए। अगला सवाल जो यहां से बनता है साथियों, इनके सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो कुछ किताबों के अंदर में 32,000 देता है, कुछ किताबों के अंदर में लगभग 40,000 सदस्य देते हैं, 40,000 प्लस। उसके अलावा इनकी शाखाओं के बारे में टीआरई 3 में भी क्वेश्चन आया, तो लगभग 6 शाखाएं इनकी हुआ करती थी। उसके अलावा साथियों आपसे पूछता है कि इनका प्रचार प्रसार का तरीका क्या था। क्या पूछता है कि इनका प्रचार प्रसार का तरीका क्या था, तो ये अपने 2 पत्रिकाओं मराठा और केसरी से क्या करते थे, तो मराठा और केसरी से ये प्रचार प्रसार करते थे। उसके अलावा इनका जो क्षेत्र, जब पूछा जाए आपसे कि इनका क्षेत्र कौन सा था, तो क्षेत्र के बारे में बोलना कि हम जो है शशि शरण सर के विद्यार्थी हैं, और ऐसे एक डायग्राम बना देना, कहना कि ये पूरा महाराष्ट्र बॉम्बे को छोड़कर, किसको छोड़कर जरा बताना मेरे दोस्तों, पूरा महाराष्ट्र बॉम्बे को छोड़कर, बॉम्बे को क्या करके, तो बॉम्बे को छोड़कर पूरा महाराष्ट्र हुआ करता था। उसके अलावा साथियों ये बड़ार वाला क्षेत्र हुआ करता था, बड़ार वाला क्षेत्र हुआ करता था। उसके अलावा ये मध्य प्रांत का इलाका हुआ करता था, ये मध्य प्रांत का इलाका हुआ करता था। उसके अलावा साथियों जब हम बात करते हैं तो ये कर्नाटक का इलाका हुआ करता था, कर्नाटक का इलाका हुआ करता था। ये सारे इलाके किसके अंदर में आते थे, तिलक के अंदर में आते थे। अब तिलक के अंदर की अगर हम बात करें साथियों, तो तिलक ने बहुत सारे होम रूलों का संचालन किया, लेकिन तिलक के होम रूल में बहुत सारे नेताओं ने साथ नहीं दिया। लेकिन जब यही होम रूल एनी बेसेंट ने घोषणा की, तो बढ़ चढ़ कर लोगों ने साथ दिया। दुख इस बात का है कि वो तिलक जिसने देश के लिए सब कुछ दिया। अब बात निकली है तो इसको भी ले चलते हैं, एनी बेसेंट वाले होम रूल की बातचीत करते हैं। एनी बेसेंट वाले होम रूल की, एनी बेसेंट के होम रूल से 5 सवाल आते हैं साथियों। वो पांचों सवाल अगले 2 मिनट में क्लियर हो जाएंगे। पहला सवाल यही आता है कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो जरा बताना कि एनी बेसेंट के होम रूल की शुरुआत, सभी लोग कमेंट करेंगे, 3 सितंबर 1916 को हुआ। कब हुआ, 3 सितंबर 1916 को। दूसरा सवाल पूछेगा कि इनका मुख्यालय कहां था। मैं चाहता हूं कि आप उत्तर दें, मैं चाहता हूं कि इसका उत्तर आप दें, मैं चाहता हूं कि इसका उत्तर आप दें। राघीव आलम, हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं, हम द ऑफिसर्स एकेडमी वाले हैं। थैंक यू सो मच। नियाज अहमद जी भी ये कमेंट कर रहे हैं, मुंबई को छोड़कर, वेरी गुड भाइयों। 5,000 व्यू और 3,000 लाइक, ऐसे तो काम नहीं चलेगा मेरे भाई। प्रियांशु भाई बहुत दिल की गहराइयों से सर शुक्रिया प्रियांशु, आपके ये कमेंट मुझे जीवन भर याद रहेंगे प्रियांशु भाई। और माता रानी से प्रार्थना है कि प्रियांशु इस साल आपकी नौकरी जरूर हो, जरूर हो और जरूर हो, बस इतना ही प्रार्थना करूंगा। चलिए, तो सभी लोगों का कमेंट आने लगा है। इनका मुख्यालय अडयार हुआ करता था।
इनका मुख्यालय अड्यार हुआ करता था, और अड्यार है कहां साथियों, तो अड्यार मद्रास में है। अब बात कर लेते हैं साथियों कि इसके अध्यक्ष कौन थे। यहीं पर सवाल फंसता है। तो अध्यक्ष ये स्वयं बनी थी साथियों, एनी बेसेंट बनी थी। लेकिन एग्जाम के अंदर में साथियों आपसे क्या पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा कि इसके सचिव कौन थे। जरा दोस्त बताना है इसके सचिव कौन थे। वही व्यक्ति इसके सचिव बने थे जिन्होंने बंगाल विभाजन के रद्द करने की अनुशंसा की थी, उस कमेटी की अध्यक्षता की थी, और नाम था जॉर्ज अरुंडेल साथियों। सचिव के बाद अगर हम बात करें इनके सदस्यों की साथियों, तो इनका सदस्य कितना बना था, तो आप भी जानते हैं इनके सदस्यों की संख्या लगभग 27,000 के आसपास थी। उसके अलावा अगर हम बातचीत करें साथियों प्रचार प्रसार की, तो इनकी 2 पत्रिकाएं आती थी। तीनों टीआरई के एग्जाम में ये पत्रिकाएं पूछी गई हैं। एक तो कॉमनवील है और दूसरा है न्यू इंडिया। एक कॉमनवील है और दूसरा है न्यू इंडिया। ये दोनों नाम रट लीजिए। मैं चाहता हूं कि ये दोनों नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर इस नाम को रट लें। मैं बस इतना ही चाहता हूं। दूसरा, अभी रुकेंगा नहीं मैं भाई, अभी रुकूंगा नहीं। अब बात कर लेते हैं और क्या बताया था, कंपेयर कर लेता हूं सदस्य, शाखा, प्रचार प्रसार, क्षेत्र। अब शाखाओं की बात कर लेते हैं साथियों। इनकी शाखाएं भारत में सबसे ज्यादा थी। इनकी शाखाएं साथियों लगभग 200 से ज्यादा थी। महिला थी, खूबसूरत महिला थी। सब नेतवन जो है इन्हीं को सपोर्ट करता था। नेता जितने भी भारत के बड़े बुजुर्ग नेता थे, वो सब के सब नेता तिलक को छोड़कर एनी बेसेंट का समर्थन कर रहे थे। सोच लीजिए, तिलक जो देश के लिए 6 साल जेल में रहे, उसके पहले 18 महीना जेल में रहे, उनको छोड़ दीजिए। एक मेरे भाई लिखे हैं कि हार दिल से ना मानने का वादा खुद से कर लीजिए, फिर देखिए सांवरी हैं। ये कह रही हैं कि हार दिल से ना मानने का वादा खुद से कर लीजिए, फिर देखिए कैसे आपको मंजिल मिलती है। हमारे शशि सर के साथ सब पॉसिबल है। थैंक यू सो मच स्वरी, थैंक यू सो मच दिस कमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया स्वरी जी, बहुत शुक्रिया। अब आइए साथियों शाखाओं के बाद बातचीत कर लेते हैं एग्जाम में सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन क्षेत्र के बारे में। क्षेत्र साथियों, जब हम इनके क्षेत्र की बात करते हैं तो एनी बेसेंट का क्षेत्र जो है, ये जो तिलक वाला इलाका था, ये जो तिलक वाला इलाका था, इस तिलक वाले इलाके को छोड़कर, इस तिलक वाले इलाके को छोड़कर ये महाराष्ट्र को लेकर क्षेत्र में जो है एनसीईआरटी जो लिखता है वो कहता है कि एनी बेसेंट का क्षेत्र जो है कहां है, तो क्षेत्र के बारे में लिखता है संपूर्ण भारत। क्या लिखता है मेरे दोस्त जरा बताना, संपूर्ण भारत, संपूर्ण भारत तिलक के क्षेत्र को छोड़कर। किसको साथियों, तो तिलक के क्षेत्र को, तिलक के क्षेत्र को छोड़कर, तिलक के क्षेत्र को छोड़कर साथियों संपूर्ण भारत। अच्छा एक बात मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछूं सवाल एक पूछना चाहता हूं। सवाल यह है कि बॉम्बे पर किसका कब्जा था, जरा बताना। तो क्षेत्र में इन्हीं का बॉम्बे आया करता था, इस बात को ध्यान रखना, बॉम्बे इन्हीं का। अब साथियों एक बड़ी दुख वाली बात है जो मैं बताना चाहता हूं। दुख वाली बात यह है कि जब बात आई समर्थन करने की, जब बात आई साथियों समर्थन करने की, जब बात आई साथियों समर्थन करने की, तो भारत के सभी नेताओं ने इनका सहयोग किया। जैसे सबसे पहला नाम मोहम्मद अली जिन्ना का है। मोहम्मद अली जिन्ना एग्जाम में अलग से जब आप घटना चक्र बनाएंगे तो आपको पीसीएस वाले एग्जाम में मिलेगा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इनका समर्थन किया। जी हां दोस्तों, मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, पेशे से वकील हुआ करते थे। पेशे से साथियों क्या थे, तो आपको भी वकील है। जब क्लास 12 वाली एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये गुजरात के रहने वाले थे, ये गुजराती मूल के व्यक्ति हुआ करते थे, गुजराती मूल के रहने वाले व्यक्ति हुआ करते थे बाप दादा इनके। उसके अलावा इन्होंने वकालत की पढ़ाई लंदन में की थी। वकील बनने के बाद साथियों ये बॉम्बे आए थे, और बॉम्बे के बाद इन्होंने 1906 में कांग्रेस ज्वाइन किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। मतलब क्या कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस अधिवेशन में वो दादा भाई नौरोजी, या डायरेक्टली लिख दूं कि 1916 के अंदर में नौरोजी के सचिव के रूप में ज्वाइन हुए थे, नौरोजी के सेक्रेटरी के रूप में ज्वाइन हुए थे। लेकिन धीरे धीरे ये कांग्रेस में रहे, और अंततः 1913 के अंदर में इनका दिमाग बदल गया, और ये 1913 में साथियों मुस्लिम लीग से जुड़ गए। 1913 में ये किससे जुड़े, मुस्लिम लीग से जुड़े। तो आपको ये बात क्लियर हो गया कि 1913 के पहले ये किसके सदस्य थे, तो ये किसके सदस्य थे साथियों, ये मुस्लिम लीग के थे। उसके अलावा कांग्रेस के जिस बड़े नेता का आप नाम लीजिए, जैसे आप लेंगे मोतीलाल नेहरू का नाम, मोतीलाल नेहरू इन्हीं का समर्थन करते थे। मोतीलाल नेहरू के अलावा इनके बेटे जवाहरलाल नेहरू, वो भी एनी बेसेंट का ही समर्थन करते थे। जवाहरलाल नेहरू वो भी एनी बेसेंट का समर्थन करते थे, नेहरू वो भी एनी बेसेंट का। उसके अलावा आप सीआर दास का नाम ले लीजिए, चितरंजन दास का नाम ले लीजिए, वो भी इन्हीं का समर्थन करते थे। सरदार पटेल का नाम ले लीजिए, वो भी इन्हीं का समर्थन करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम ले लीजिए, वो भी इन्हीं का करते थे। तेज बहादुर सप्रू का नाम ले लीजिए,
तेज बहादुर सप्रू का नाम ले लीजिए, वो भी इन्हीं का समर्थन करते थे। लाला लाजपत राय, मतलब एक लाइन में समझ लीजिए कि जितना बड़ बुजुर्ग नेता था सब एनी बेसेंट के साथ खड़ा था, और एनी बेसेंट के साथ खड़ा था। अब जानते हैं काहे एनी बेसेंट के साथ खड़ा था, अब आपको दिखाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। एनी बेसेंट के साथ काहे खड़ा था भाई, अब देखिए हम बताते हैं आपको कि एनी बेसेंट के साथ काहे खड़े थे ये लोग। एनी बेसेंट लागिए गूगल में और एनी बेसेंट से पूछिए। अच्छा नेट नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। एनी बेसेंट को जब आप गूगल में डालेंगे तो पता चल जाएगा, तस्वीर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये लोग हुआ करते थे। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, एनी बेसेंट को तिलक भी जो है, बाल गंगाधर तिलक भी इन्हीं का समर्थन करते थे। तो बहुत सारे नेता जो थे इनका करते थे। ठीक है जी, अब आते हैं आपको क्वेश्चन पे। अब आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में, तो ऑपरेशन हो गया इसका सक्सेसफुल। मुझे बताइए कि होम रूल से एनी बेसेंट जुड़ी हैं, यस और नो। मुझे कमेंट करिए यस और नो, मुझे कमेंट चाहिए सभी के सभी 6000 लोगों का, 5500 लोग जो भी लोग जुड़े हुए हैं, 5100 लोग हैं लगभग, सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए साथियों, कमेंट। एक हैं शिवम यादव, शिवम यादव जी, मां सरस्वती का आशीर्वाद आप पर बना रहे शिवम। एक हाथ में जिम्मेदारियां दूजे में सपने पाले हैं, जज्बा शिक्षक बनने का है जो अब पूरा करने वाले हैं। रोकने वालों सुनो अब ना रुकने वाले हैं, क्योंकि हाथों में पड़ गए छाले हैं, फिर भी कलम संभाले हैं, हम द ऑफिसर्स एकेडमी वाले हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच शिवम यादव जी। अभी शिवम क्या करेगा, काट के शॉर्ट्स लगाएगा और फिर हमको जो है टैग करेगा इंस्टाग्राम पे। ठीक है, देखिए भाई मेरी टीम जितने भी लोग इंस्टाग्राम पे @शशि शरण सर ऑफिशियल, शशि शरण सर ऑफिशियल पे जितने लोग हमको टैग करते हैं सबका पोस्ट अप्रूव कर दीजिए, सबका पोस्ट अप्रूव कर दीजिए। येलो कलर का शर्ट वाला जो है प्रोफाइल है ना, टी शर्ट वाला, उसमें सबका अप्रूव कर दीजिए। सारे बच्चे मोहब्बत करते हैं आज, आज सबका अप्रूव जितने लोग टैग करेंगे। अब सुनना जरा, मुझे बताओ एनी बेसेंट थी या नहीं? यस थी साथियों। दूसरा मैं आपसे पूछना, लोकमान्य तिलक थे या नहीं? बिल्कुल थे। जवाहरलाल नेहरू थे, इनके पिता मोतीलाल भी थे, मोतीलाल भी थे। मोहम्मद अली जिन्ना थे। आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, करेक्ट आंसर इज डी विकल्प। मुझे बताइए कि होम रूल सबका क्लियर हो गया कि नहीं? एक भाई क्या पूछ रहे हैं, सर एक क्वेश्चन था, बहुत परेशान हो गुरुजी, 24-26 में बीएड कर रहे हैं, ओपन से इसी सेशन में पीजी होगा या नहीं? अब आप कर सकते हैं, 2020 के बाद एक साथ 2 डिग्रियां वैलिड है, मेरी जहां तक जानकारी है। एक बार और कंफर्म कर लीजिएगा, है ना। ऑफिसर एकेडमी छोड़ दिया है क्या सर? पागल हो क्या जी, ऑफिसर एकेडमी तो हमारा है, ऑफिसर एकेडमी कैसे छोड़ देंगे? अरे ऑफिसर एकेडमी हमरे भाई, कल मिलेंगे ऑफिसर एकेडमी पर, सुबह सुबह, रात में, दोपहर में। अब तो दिन भर मुलाकात होगी, अब तो ऑफिसर एकेडमी पर दिन भर मुलाकात होगी। ऑफिसर एकेडमी तो हमरे है, तो हम कैसे ऑफिसर एकेडमी छोड़ देंगे रे भाई, क्या बात करते हो? अरे ऑफिसर एकेडमी तो यार खून खून में बसता है, रगों में दौड़ता है ऑफिसर्स एकेडमी। एक एक रोआ ऑफिसर एकेडमी के नाम पर है ना, एक एक रोआ ऑफिसर एकेडमी के नाम पर है। क्या बात करते हो? कुछ भी बोल देते हो यार, कुछ भी। भाई मेरा ही है ऑफिसर्स एकेडमी, ठीक है। मेरा इन द सेंस कि आप बच्चों का ये ऑफिसर्स एकेडमी, हम तमाम शिक्षकों का ऑफिसर्स एकेडमी है, ठीक है। टीआरई 3 में सर, मेरा टीआरई 3 में हुआ, जिसका पूरा क्रेडिट द ऑफिसर एकेडमी और शशि शरण सर को जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हम लोग ओरिजिनल ऑफिसर एकेडमी वाले हैं, हम लोग ओरिजिनल ऑफिसर एकेडमी वाले हैं, बिल्कुल मेरे भाई। मैथ स्टडी फॉर, बिल्कुल। और साथियों जहां तक बात रही इस नए चैनल की, तो नए चैनल का उद्देश्य बस इतना है कि इस पर आपको मेरे लगातार वीडियोस मिल सके। मतलब अब शशि शरण सर के लगातार वीडियोस प्रत्येक विषय के ऊपर, चाहे जिस विषय के हों, सभी विषयों के ऊपर मेरे वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध होंगे। साथ ही साथ भारत की बिहार तक की प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं, दिल्ली की चाहे वो डीएसएसबी हो, केवीएस हो, केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा हो, सीटेट, जिसके लिए आप कई बार से कह रहे थे कि सर पेडागोजी कोई पढ़ाने वाला नहीं है सर, पेडागोजी हिंदी इंग्लिश दोनों में कोई पढ़ा दीजिए सर, तो आ रहा हूं मैं। साथ ही साथ यूपी के अंदर में सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, मध्य प्रदेश की टेट परीक्षाएं हो, बीपीएससी की परीक्षाओं, तमाम भारत की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस पर क्लासेस आपको लगातार मिलेंगी। और भारत का वो गरीब मेधावी छात्र जिसका सपना है यूट्यूब के माध्यम से पढ़ना, रिवीजन करना और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना, वो हमारे इस नए चैनल द ऑफिसर्स एकेडमी के साथ जुड़कर अपने करियर को और आगे बढ़ा सकता है और सफलता के मंजिल तक अपने आप को पहुंचा सकता है। यही इसी चैनल का उद्देश्य है। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियोस में, तो धीरे धीरे बातचीत होती रहेगी आप सबसे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। बहुत ज्यादा ऑपरेशन करा दिया आपने। नेक्स्ट
निम्नलिखित में से कौन सा कथन आर्य समाज एवं स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज एवं स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित सही है? आपसे क्या कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा क्वेश्चन सही है, किससे संबंधित? तो स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज से संबंधित पूछ रहा है कि कौन सा सही है। आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि स्वामी, कथन ए है, कथन ए है, कह रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर तिवारी था। कथन बी क्या कह रहा है भाई? कथन बी कह रहा है साथियों, कथन बी क्या कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के मूल निवासी थे। सी क्या कह रहा है दोस्तों? सी कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई है। तो भाई इन्होंने तो लगभग सारी बातें बता दी और ये तीनों की तीनों क्या है? सही हैं। अब मैं 2-3 बातें और बताता हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल स्थान है जन्म का, वो तो आप जानते ही हैं कि इनका मूल नाम इनका मूल नाम मूल शंकर ही था। और ये भारत में कहां पैदा हुए थे साथियों, जरा बताना, सभी लोग जरा कमेंट करना। ये गुजरात में पैदा हुए थे। अब आपसे पूछा जाएगा कि गुजरात के किस जिले में पैदा हुए थे, तो आप कहना मोरबी जिले में पैदा हुए थे। सभी लोग कमेंट करो तो जरा, मोरबी जिले में पैदा हुए थे। अब आपसे पूछेगा कि मोरबी जिले में किस गांव में पैदा हुए थे, तो याद रखना पिछली क्लास में बताया था टंकारा। कौन सा? टंकारा साथियों, टंकारा। एक सवाल पूछा आपसे एग्जाम के अंदर में कि इन्होंने कितने वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया साथियों, तो याद रखेंगे इन्होंने लगभग अपने घर को 21 वर्ष कहीं कहीं मिलेगा और कहीं कहीं 22 वर्ष मिलेगा। कहीं कहीं 21 वर्ष मिलेगा, कहीं कहीं 22 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर दिया, तो 22 वर्ष की आयु में घर को छोड़ दिया, आयु में घर छोड़ दिया। आपको याद होगा साथियों, आपको याद होगा इनका एक फेमस कथन है साथियों, इसी व्यक्ति का है। कौन सा कथन? आपको याद होगा कि इन्होंने लेक्स लॉ की अधिनियम का विरोध किया था। किस अधिनियम का? लेक्स लॉ की अधिनियम, याद है ना? लेक्स लॉ की अधिनियम क्लास में पढ़ा रखा है। इसी लेक्स लॉ की अधिनियम का विरोध किया और अधिनियम का विरोध करने के बाद और इसी विरोध के बाद एक नारा दिया था साथियों, और वो नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। जरा बताना, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो साथियों, वेदों की ओर लौटो। जो है वेदों की ओर लौटो, इसका क्या था? तो वेदों की ओर लौटो इसका नारा हुआ करता था। यस और नो? वेदों की ओर लौटो इसका नारा था या नहीं था? जरा बताना मुझे, वेदों की ओर लौटो इसका नारा था या नहीं था? जरा कमेंट करके बताना कि वेदों की ओर लौटो इसका नारा था या नहीं था। सभी लोग कमेंट करेंगे कि वेदों की ओर लौटो इसका नारा था कि नहीं था। अब आते हैं बात, ये क्यों घर से दूर चले गए? तो 22 वर्ष या 21 वर्ष की आयु में घर को छोड़ दिया और घर से निकलने के बाद ये भिक्षु के रूप में सन्यासी बनने की प्रक्रिया में आगे निकल गए। मतलब ये धर्म से जुड़ना चाहते थे, धार्मिक खोज में निकल गए, सत्य की खोज में निकल गए, और ये लगभग 25 वर्षों तक पूरे भारत में घूमते रहे। 25 वर्षों तक ये क्या करते रहे? तो पूरे भारत में साथियों 25 वर्षों तक घूमते रहे, और फिर जाकर आपको पता है, फिर जाकर ये धीरे 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 सत्य की खोज में, धार्मिक सत्य की खोज को प्राप्त कर गए। आपको याद होगा कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, तो ये गुजरात मूल के निवासी थे। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1875 में की थी। आपको पता है कि आर्य समाज की स्थापना क्यों की थी? तो आप भी जानते हैं कि भारत के अंदर में बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं। आप सभी जानते हैं सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं। बिल्कुल, भारत के अंदर में बहुत सारे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं। तो अगर आप इस आंदोलन को देखेंगे तो ये धार्मिक सुधार आंदोलनों की सूची में ये सबसे आगे बैठता है। सुधार आंदोलन हुए हैं और धार्मिक सुधार आंदोलनों की सूची में ये सबसे आगे बैठता है। अगर हम इस आंदोलन की बात कर लें तो भारत के अंदर में बहुत सारे धार्मिक सुधारक हुए। 3-4 धार्मिक सुधारकों का नाम बताओ जरा, 3-4 धार्मिक सुधारकों का नाम बताओ, मैं देखता हूं कितने नाम याद है। चलो शुरू करते हैं। मैं एक नाम बताता हूं आपको, आप भी एक नाम बताओ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सामाजिक एवं धार्मिक दोनों बताना है। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर सकते हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बात कर सकते हैं, विद्यासागर का बात कर सकते हैं। दूसरा जो है साथियों आपको खुद पता है, इन्हीं का बात कर सकते हैं, स्वामी विवेकानंद का बात कर सकते हैं, धार्मिक धर्म विवेकानंद का बात कर सकते हैं। और बताना किसका बात कर सकते हैं? सामाजिक एवं धार्मिक में ज्योतिबा फूले का नाम बात कर सकते हैं, ज्योतिबा फूले का नाम बात कर सकते हैं। उसके अलावा धार्मिक रूप से नहीं, सामाजिक रूप से लोगों को जागृत करने में डॉक्टर अंबेडकर का नाम हम ध्यान रख सकते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का नाम ध्यान कर सकते हैं। और जरा मैं देखता हूं कितने लोग कमेंट कर रहे हैं। विवेकानंद, बिल्कुल 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 बिल्कुल। राजा राम मोहन रॉय, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, राजा राम मोहन रॉय। और बताइए, और जरा 2-4 नाम बताइए राजा राम मोहन रॉय के अलावा। राजा राम मोहन रॉय, राजा राम, इतना कमेंट आ रहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना? ठीक है, चलिए। तो राजा राम मोहन रॉय बिल्कुल सही बात है साथियों, राजा राम मोहन रॉय, बिल्कुल राजा राम मोहन। अच्छा, राजा राम मोहन रॉय
राजा राम मोहन रॉय को राजा राम की राजा की उपाधि किसने दी थी, जरा बताना। राजा की उपाधि किसने दी थी, जरा बताना कि राजा की उपाधि किसने दी थी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए विकल्प हो जाएगा। लेकिन जरा बताइए कि राजा अकबर द्वितीय अभी तक कमेंट नहीं आ रहा है, अकबर द्वितीय कमेंट नहीं आ रहा है। कैसे बना ऑफिसर्स एकेडमी, बताइए ना सर अपने बारे में। मेरे दोस्त इसके बारे में बातचीत की जाएगी, लेकिन बस इतना ध्यान रखिए कि ऑफिसर्स एकेडमी को बनाने में लगभग 4 साल से ज़्यादा समय, 5वां साल ये चल रहा है द ऑफिसर्स एकेडमी का। बड़ी मेहनत से, बहुत लोगों की तपस्या से, हमारे पानी पिलाने वाले से लेकर टीचर्स हमारे जितने हैं, जिनके पढ़ाने वाले, सभी का योगदान रहा है। और ऑफिसर्स एकेडमी दिन रात की मेहनत, आप सबके प्यार, लाड़ दुलार और सम्मान से ये संस्था खड़ी हुई है जिसका नाम है द ऑफिसर्स एकेडमी। बिहार का गांव गांव बोल रहा है, शहर शहर डोल रहा है कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा मतलब द ऑफिसर्स एकेडमी, मतलब द ऑफिसर्स एकेडमी। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। इस बार मेरा सिलेक्शन होगा। एक मेरे भाई कह रहे हैं, क्या नाम है, मोहम्मद एहसान जी, बिल्कुल आज सरस्वती पूजा है, आज जो आपकी प्रार्थना है सब प्रार्थना आज स्वीकार होगी साथियों, आपकी सारी प्रार्थना आज स्वीकार होगी। माँ सरस्वती विराजें और आप सबको सफलता दें। बिल्कुल अकबर द्वितीय आने लगा है, सभी लोगों का कमेंट आने लगा है, अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय। अच्छा एक और बात बता दीजिए, जब राजा राम मोहन रॉय की बात निकली है तो मुझे बताइए कि सती प्रथा को कब समाप्त किया और किसने किया। सती प्रथा को किसने कानून बनाया, सती प्रथा को किसके टाइम पीरियड में। चलिए मैं बता देता हूं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आप साल बताइए, आप साल बताइए साथियों। लॉर्ड विलियम बेंटिक मैं बता देता हूं, आप साल बताइए। इनकी अपनी भाभी जब सती हुई थी तब जो है इनको ये दर्द महसूस हुआ, उसके बाद ये धरने पर बैठ गए थे और फिर तब जाकर सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है और पूछा हुआ सवाल भी है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है और पूछा हुआ सवाल भी है। मोहम्मद अब्दुल सलाम सर, मेरा और मेरी वाइफ का काउंसलिंग हो गया है सर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। ऑफिसर्स एकेडमी से ऑनलाइन क्लास पेड बैच में ऑनलाइन लिए थे। थैंक यू सो मच ऑफिसर्स एकेडमी पर भरोसा करने के लिए मेरे दोस्तों। दिन रात हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे और आपको मेहनत से पढ़ाते रहेंगे और आपको सफलता तक पहुंचाते रहेंगे। मैं एक बार फिर से कहता हूं कि गांव गांव डोल रहा है, शहर शहर बोल रहा है कि बिहार शिक्षक भर्ती मतलब द ऑफिसर्स एकेडमी। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, कथन एक क्या कह रहा है, कथन एक क्या कह रहा है। अच्छा क्या आप चाहते हैं कि बिहार स्पेशल की क्लास करा दूं मैं, क्या आप चाहते हैं कि बिहार स्पेशल का मैं आपको क्लास करा दूं, पूरा आपको बिहार स्पेशल, सारा बिहार स्पेशल करा दूं। यानी बिहार स्पेशल का हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, करंट हो गया, ये सारे बिहार स्पेशल क्या आप चाहते हैं कि इसी चैनल पर करा दिए जाएं। आप तो चाहेंगे ही, कमेंट करके बताइए यस सर या नो सर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब हुई जब देश भर के 72 प्रतिनिधि दिसंबर 1885 में बॉम्बे में मिले। कथन दो क्या कहता है, कथन दो कहता है कि एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी एवो ह्यूम ने विभिन्न क्षेत्रों से भारतीयों को एक साथ लाने में भी भूमिका निभाई। कह रहा है कि दोनों सत्य हैं, दोनों एक से दूसरे संबंधित हैं या नहीं है। यहाँ पे लड़ाई किस बात की है, यहाँ पे लड़ाई इस बात की है, दोनों सही तो हैं ये सबको पता है, लेकिन क्या ये संबंधित है। जी हाँ दोस्तों संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि एओ ह्यूम के प्रयास से ही सब लोग इकट्ठा हुए थे। अब इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए विकल्प हो जाएगा। अब आइए जरा कांग्रेस की बात कर लेते हैं। आप सबसे पहले बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था साथियों। तो आप भी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था। क्या हुआ करता था, जरा कमेंट करके बताना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या हुआ करता था, सभी लोग कमेंट करेंगे इसका पुराना नाम क्या था। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था। सभी लोग कमेंट करिए क्या नाम था, भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम हुआ करता था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये संघ का गठन कब हुआ था। टीआरई 2 का क्वेश्चन है साथियों, सभी लोग एग्जाम में गलती कर देते हैं। 1884 में हुआ था। आपसे पूछेगा कि इसका गठन करवाया किसने था, आपसे पूछेगा कि इसका गठन का श्रेय किसको जाता है, तो एओ ह्यूम को जाता है साथियों। किसको जाता है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को जाता है, एओ ह्यूम को जाता है। अब साथियों एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि एओ ह्यूम के बारे में 4-5 बात आप जानें। एओ ह्यूम के बारे में आपको 5-6 बात जाननी चाहिए। इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आया था जो अभी मैं आपको बताऊंगा। 2 मिनट लगेगा, पूरा समझ लीजिए। इसका पूरा नाम क्या था साथियों, तो इसका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम हुआ करता था।
एवो ह्यूम का पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम हुआ करता था। अगर हम बात करें साथियों तो आप भी जानते हैं कि ये मूल रूप से निवासी कहाँ के थे, तो ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। सभी लोग कमेंट करें कहाँ के निवासी थे, तो ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। उसके बाद आप जानते हैं कि ये भारत के अंदर में रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे। क्या थे भाई? रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी, यानी इंडियन सिविल सर्विसेज के अधिकारी थे। अच्छा, एक कमेंट बॉक्स में एक उत्तर दीजिए तो जरा, मैं देखता हूं कितने टैलेंटेड बच्चे हैं, कितना पढ़ते हैं, कितना मेहनत करते हैं। जरा बताओ तो प्रथम भारतीय कौन बना था? प्रथम आईसीएस अधिकारी जो भारतीय था, और द्वितीय भी बताना कि कौन था। द्वितीय बताना, चलो द्वितीय मैं बता देता हूं। द्वितीय आईसीएस अधिकारी बने थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। चलो द्वितीय नाम तो हमने बता दिया आपको, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। जरा बताओ तो पहले वाले नाम का क्या होगा उत्तर? पहला कौन बना था जरा बताना मुझे, प्रथम आईसीएस अधिकारी भारत का। इनकी रिटायरमेंट की जब बात आती है साथियों तो आप जानते हैं कि ये जो है ज्वाइन कब किए थे साथियों, तो इन्होंने ज्वाइनिंग किया था 1849 के अंदर में, और इनका रिटायरमेंट कब हुआ तो आप जानते हैं कि ये 1882 में रिटायर कर गए थे। दूसरा आपसे पूछेगा कि ये किस सिविल सेवा के अधिकारी थे, तो आप कहना साथियों कि ये बंगाल सिविल सेवा, ये बंगाल सिविल सेवा के अधिकारी हुआ करते थे। बंगाल सिविल सेवा के, बंगाल सिविल सेवा के अधिकारी हुआ करते थे, बंगाल सिविल सेवा के अधिकारी हुआ करते थे। अब दो तीन बड़ी बातें और भी जान लेते हैं साथियों, दो तीन बड़ी बातें और भी जान लेते हैं। अच्छा, एक बात और कमेंट करके तब तक बताओ इनकी जीवनी किसने लिखी है। एक बात और तब तक कमेंट करके बताओ कि इनकी जीवनी किसने लिखी है। ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं क्लास में, जो भी बच्चे पढ़े हैं उनको पता होगा। जरा कमेंट करके बताओ कि इनकी जो जीवनी है वो जीवनी। सत्येंद्र नाथ टैगोर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार पढ़ाई कर रहे हो आप सब लोग यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट मेरे दोस्तों, खूब आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। बिल्कुल, बहुत खूब, सत्येंद्र नाथ टैगोर, बहुत सही जवाब। रेड कलर से लिख देता हूं इसको, सत्येंद्र नाथ टैगोर, वेरी गुड, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर इसका उत्तर होगा। ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, मैं कोई भी सवाल फालतू नहीं पूछता। जीवनी लिखी थी विलियम वेडरबर्न ने, जरा बताना क्या लिखा था, किसने लिखा? विलियम वेडरबर्न। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों, विलियम वेडरबर्न ने जीवनी लिखी थी। ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, याद है ना, 1889 के अंदर में बॉम्बे में। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से दो तीन सवाल और पूछे जाते हैं जो पेपर के अंदर में आते हैं। पहला एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा और वो पूछा जाएगा कि हर्मिट ऑफ शिमला की उपाधि, यही एग्जाम में सवाल आया था टीआरई 2 में कि हर्मिट ऑफ शिमला। मैं चाहता हूं कि सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखें हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला की उपाधि मिली थी किसको? तो ये उपाधि मिली थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को। दूसरा साथियों एक और बात यहां पे जानना चाहिए, पीपल्स फ्रेंड यानी जनता का मित्र की उपाधि मिली थी, पीपल्स फ्रेंड यानी जनता का मित्र, जनता का मित्र की उपाधि मिली थी, जनता का मित्र की उपाधि मिली थी साथियों। इस बात को भी ध्यान रखना, इसकी भी उपाधि मिली थी किसको? इन्हीं को मिली थी। उसके अलावा भारत में पक्षी विज्ञान का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। एग्जाम में पूछेगा कि भारत में, ध्यान रखना, भारत में पक्षी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो पक्षी विज्ञान का जनक इन्हें ही कहा जाता है। उसके अलावा साथियों पूछेगा कि इन्हें फादर ऑफ कांग्रेस कहा जाता है, तो आप भी जानते हैं कि इन्हें कांग्रेस का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांग्रेस का पिता कहा जाता है। एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूं कि किस अधिवेशन में इनको कांग्रेस का पिता कहा गया था? किस अधिवेशन में? डैश अधिवेशन लिखता हूं, मैंने क्लास में पढ़ाया है, आप जरा कमेंट करके बताना कि किस अधिवेशन में इन्हें कांग्रेस का पिता कहा गया है, किस अधिवेशन में इन्हें कांग्रेस का पिता कहा गया है। जरा मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों, कमेंट करके बताना किस अधिवेशन में इन्हें कांग्रेस का पिता कहा गया है। कमेंट्स आने लगे हैं साथियों, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप सभी लोग सही उत्तर दे रहे हो। 1911 है या 12 है, जरा ध्यान देना। अब बात कर लेते हैं साथियों, बात कर लेते हैं कि कांग्रेस के सबसे लंबे सचिव समय तक, कांग्रेस के साथियों, कांग्रेस के ये क्या बने थे? तो सचिव बने थे। बहुत एग्जाम के अंदर में सचिव रहेगा, बहुत सारे जगह महासचिव रहेगा, महासचिव रहेगा। तो ये कब से कब तक? तो 1885 से लेकर 1905 तक साथियों, 1905 तक, कहीं कहीं पुस्तकों में 1906 भी मिलेगा। बिल्कुल सही उत्तर आने लगा है साथियों, 1912 बिल्कुल करेक्ट है। 1912 के अधिवेशन में, वो अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था, और उसी अधिवेशन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या किया था? तो ज्वाइन किया था। अच्छा, मैं दो तीन सवाल पूछूं, मुंह जवानी पूछूं आपसे, बताओगे आप? मुंह जवानी पूछता हूं, बताओगे? प्रखंड हो या जिला, ऑफिसर्स एकेडमी से ही हिला। आप लोग हिला रहे हो, मैं थोड़ी हिला रहा हूं इसको, तो आप लोग कर रहे हो ना। आप लोग इतना सिलेक्शन लेके जा रहे हो, गांव गांव में जितने बच्चे हैं जो शिक्षक बन के आए हैं वो सब ऑफिसर्स एकेडमी वाले हैं, ठीक है, वो सब क्या हैं? ऑफिसर्स एकेडमी वाले हैं। अब आइए बातचीत करते हैं। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, मैंने आपसे सवाल पूछा था, मैं ही भूल गया सवाल क्या पूछा था।
मैं 3 सवाल पूछना चाहता हूं। मैं सवाल कितने पूछना चाहता हूं? 3। पहला बताओ कि तिलक पुनः कांग्रेस में कब शामिल हुए? तिलक जो है पुनः कांग्रेस में कब शामिल हुए? पहला, तिलक पुनः कांग्रेस में कब शामिल हुए? पुनः आईएनसी में कब शामिल हुए? जरा मुझे कमेंट करके बताना कब शामिल हुए। पहला क्वेश्चन ये है, मैं देखना चाहता हूं उत्तर। तब तक मैं दूसरा लिख देता हूं। सरोजनी नायडू सरोजनी नायडू आईएनसी में पहली बार कब शामिल हुई? तीसरा, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए? तीनों का बता दो। अरे भाई ये तो टैलेंटेड बच्चे हैं सारे। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तिलक कांग्रेस में पुनः शामिल हुए 1916 में, सरोजनी नायडू 1916 में, जवाहरलाल नेहरू 1912 में। 25 नहीं, 25 में तो सरोजनी नायडू 25 में कानपुर में अध्यक्ष बनी थी, 25 में शामिल नहीं हुई थी। कानपुर 1925 में अध्यक्ष बनी थी, ये पहली बार है ना। अच्छा, एक बात और सवाल मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताएंगे आप 1897 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1897 के आईएनसी के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? और जब ये बता ही रहे हैं आईएनसी के 1897 में अध्यक्ष कौन थे, तो एक और बता दीजिए। मुझे पता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, लेकिन आप बताइए मुझे, आप बताइए 1932 के आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? ये दोनों नाम बता दीजिए। ये दोनों नाम भी बता दीजिए, ये दोनों नाम भी बता दीजिए कि कौन अध्यक्ष थे। जरा कमेंट बॉक्स में नाम बताइए। बिल्कुल, पॉलिटी की भी क्लास स्टार्ट होगी, डोंट वरी। तो 1897 का आने लगा है उत्तर, और इस प्रश्न का उत्तर होगा सी शंकरन नायर। सी शंकरन नायर। क्या उत्तर होगा भाई? श्री शंकरन नायर। 1932 में बताइए क्या उत्तर होगा? 1900। इसमें उत्तर क्या होगा? नहीं, रहीमतुल्ला सयानी नहीं होगा भाई, जवाहरलाल भी नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, यस, वेरी गुड, उत्तर आ गया है। अमृत रणछोड़दास। अमृत रणछोड़दास हुआ करते थे, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो मैंने ये बता दिया था आपको, दोनों के दोनों सही हैं। अब यहां पर एक और बात निकली थी कि कांग्रेस के अंदर में 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो जरा मुझे बताना कि इन 72 में, आपसे एग्जाम में एक सवाल पूछा कि 72 प्रतिनिधि में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि किससे? अच्छा, आप ये बताइए कि क्या आपकी अच्छे से रिवीजन हो रही है? मुझे यस नो में उत्तर दीजिए तो पहले, तभी आगे बढ़ूंगा। क्या इस क्लास से आपको फायदा हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से? क्या एक क्वेश्चन से एक पूरा टॉपिक रिवाइज हो रहा है? क्या एक क्वेश्चन से एक टॉपिक आपका, एक क्वेश्चन से एक टॉपिक आपका रिवाइज हो रहा है क्या? ये बताइए, यस और नो। क्या एक टॉपिक पूरा का पूरा रिवाइज हो रहा है कि नहीं? यस और नो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं तो मैं फिर एबीसीडी मैं भी करवा सकता हूं जल्दी जल्दी में, मुझे जल्दी करवा सकता हूं, मैं जल्दी जल्दी में करवा सकता हूं। बताइए मुझे, यस और नो। यस, तब मैं चलूं ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं फास्ट चलो। फास्ट चलने से कोई फायदा नहीं होगा मेरे दोस्त, फास्ट चलने से फायदा नहीं होगा। फायदा इस बात से होगा कि आप एक क्लास में एक क्वेश्चन से एक पूरा टॉपिक समेट ले रहे हो, है ना। तो ऐसे ही पढ़ाऊं ना डिटेल में, तो ऐसे ही डिटेल में पढ़ाऊं ना कि जल्दी जल्दी में एबीसीडी करवाऊं? जरा लिख के बताओ, एबीसीडी लिखो या डिटेल लिखो? ऑप्शन के अंदर में एबीसीडी या डिटेल लिखो। आप एबीसीडी या डिटेल लिखो, मुझे बताओ कि कितना मुझे कराना है, तब तो मैं उस हिसाब से कराऊंगा। ठीक है, आप मुझे बताओ कि कितना कराना है मुझे, उस हिसाब से मैं कराऊंगा। डिटेल में कराना है या जल्दी जल्दी कराना है, बता दो मुझे आप कमेंट बॉक्स में। डिटेल लिख दो एक बार अगर कराना है डिटेल में। चलो, 72 के अंदर में रिवीजन करते हैं मेरे दोस्तों। जो 72 प्रतिनिधि थे, इसमें सबसे ज्यादा प्रतिनिधि किस प्रांत से? तो बॉम्बे से हुआ करते थे 38,
दूसरा एग्जाम में पूछेगा कहां से, तो मद्रास से 21 हुआ करते थे। तीसरा पूछेगा कहां से, तो संयुक्त प्रांत में, संयुक्त प्रांत से 7 हुआ करते थे। चौथा पूछेगा कहां से, तो कहना पंजाब से 3 हुआ करते थे। और लास्ट पूछेगा कहां से, तो कहना बंगाल से, और बंगाल से भी 3 हुआ करते थे। टोटल कितना साथियों, तो टोटल 72 प्रतिनिधि हुआ करते थे, 72 प्रतिनिधि हुआ करते थे, 72। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। कम से कम यहां से 10 बातें सीखेंगे और एग्जाम के बहुत सारे सवाल सीखेंगे। 1885, 1886 दोस्तों, 1887, 1888, 1889, ये 5 चीजें मैं आपको अभी रटवाना चाहता हूं। आप मेरे साथ एकदम जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आप कमेंट करते चलो। सबसे पहला एग्जाम में पूछता है कुल सदस्यों की संख्या। 4 ही क्वेश्चन यहां से आते हैं, मैं चारों याद करा दूंगा अभी। सभी लोग करेंगे। 1885 72, 1886 में 436, 1887 के अंदर में साथियों 607, 1888 के अंदर में साथियों 1248, 1889 के अंदर में जितना साल है उतना ही सदस्य है, तो याद करना आसान है, जितना ईयर उतना ही सदस्य। अब बात कर लेते हैं, दूसरा एग्जाम में पूछता है मुस्लिम सदस्य, यही वाला तो एग्जाम में आता है। मुस्लिम सदस्य की बात करता है, मुस्लिम सदस्य की बात करता है। तो मुस्लिम सदस्यों के अंदर में अगर हम बात करें तो पहले वाले अधिवेशन में 2, दूसरे वाले में 33, तीसरे वाले में अगर बात करें तो 81, चौथे वाले में बात करें तो 221, और पांचवें वाले में अगर बात करें तो 254 साथियों, 254। नेक्स्ट अगर बात करें साथियों महिला सदस्य के बारे में, महिला के बारे में, तो आप भी जानते हैं साथियों 0, महिलाओं के बारे में 0, 0, 0, 0, और यहां पे 6/10 यानी 10 लोग पंजीकृत हुए थे और 6 लोग जो है उसमें शामिल हुए थे, 6 महिलाएं। महिलाओं में 3-4 नाम याद होना चाहिए, मैं यही नाम आपसे जानना चाहता था। सबसे पहले स्वर्णा कुमारी देवी का नाम याद होना चाहिए, स्वर्णा कुमारी देवी का नाम। दूसरा साथियों आप जरा बताना, पंडिता रमाबाई का नाम आपको पता होना चाहिए, पंडिता रमाबाई का नाम आपको पता होना चाहिए। तीसरा अगर हम बात करें, कादम्बिनी गांगुली का नाम पता होना चाहिए, कादम्बिनी गांगुली का नाम पता होना चाहिए। और याद है ये वही कादम्बिनी गांगुली हैं, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, प्रथम स्नातक उत्तीर्ण महिला, प्रथम स्नातक उत्तीर्ण महिला कौन है, तो भारत की प्रथम स्नातक उत्तीर्ण महिला यही हैं। किस विश्वविद्यालय से, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से, कलकत्ता विश्वविद्यालय से। अच्छा एक बात और पूछना चाहता हूं, सबसे ज्यादा अधिवेशन कहां पे हुए हैं, जरा बताना कि सबसे ज्यादा किस स्थान पे हुए हैं, सबसे ज्यादा किस स्थान पे हुए हैं। तो सभी लोग कमेंट करेंगे कलकत्ता। कितनी बार हुए हैं, 10 बार हुआ है कलकत्ता के अंदर में। सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष कौन बना है, एग्जाम में पूछे कि सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष कौन बना है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने हैं 7 बार, जवाहरलाल नेहरू बने हैं। और वो नेहरू कितनी बार बने हैं, तो 7 बार बने हैं दोस्तों। कितनी बार, तो 7 बार नेहरू बने हैं, 7 बार। क्या ये सभी लोगों को याद है, क्या ये सभी लोगों को याद है? बिल्कुल दिल खुश हो जाता है आपके कमेंट्स को देख करके। मतलब मैं अगर सबसे ज़्यादा हैप्पी होता हूं तो आपके कमेंट्स को देख करके होता हूं, दिल मेरा गार्डन गार्डन हो जाता है। बस इतना ही कहूंगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैसाखी के दिन, कह रहा है कि बैसाखी के दिन अमृतसर में, कथन 1 है साथियों, बैसाखी के दिन अमृतसर में जनरल डायर के द्वारा किया गया जलियांवाला बाग नरसंहार रॉलेट सत्याग्रह के दमन का एक हिस्सा था। दूसरा कथन क्या है भाई, दूसरा स्टेटमेंट है कथन 2, नरसंहार की जानकारी होने पर बाल गंगाधर तिलक ने अपने नाइटहुड की उपाधि को त्याग कर देश के दर्द और गुस्से को व्यक्त किया। बताइए क्या आंसर होगा, बताइए क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, जरा बताइए आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए, बताइए मुझे। सभी लोग आंसर कमेंट करके बताइए कि क्या होगा, पुट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। बिल्कुल सुनिए, पहला कथन तो करेक्ट है, दूसरा क्या है, गलत है। क्योंकि नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी, तो आप भी जानते हैं तिलक ने नहीं, महात्मा गांधी ने वापस किया था। किसने वापस किया था, महात्मा गांधी ने। करेक्ट नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस किया था, रविंद्रनाथ
टैगोर ने। कंफ्यूज नहीं होना है, रविंद्रनाथ टैगोर। और जब बात महात्मा गांधी की करे तो महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि वापस की थी असहयोग आंदोलन के पहले और रॉलेट के बाद? कैसरे हिंद की उपाधि। कमेंट करो सभी लोग, कैसरे हिंद की उपाधि इन्होंने क्या करी थी? तो वापस करी थी कैसरे हिंद की उपाधि। अब सुनो मेरे भाई, तो पहला क्या हो गया? कथन सही है, और दूसरा क्या है? गलत है। अब बात कर लेते हैं साथियों, बात कर लेते हैं रॉलेट एक्ट की। आप जानते हो कि रॉलेट एक्ट की कहानी कहां से शुरू होती है? रॉलेट एक्ट का पहले तो ओरिजिनल नाम रॉलेट एक्ट था ही नहीं। रॉलेट एक्ट का नाम क्या है? रॉलेट एक्ट का नाम है द अनार्कियल एंड क्राइम रेगुलेटिंग एक्ट। क्या नाम है? द अनार्कियल एंड क्राइम रेगुलेटिंग एक्ट 1919, ये इसका ओरिजिनल नाम है। चूंकि इस एक्ट को पारित किया था, इस एक्ट को बनाने में का मदद की थी सर सिडनी रॉलेट ने। और आप जानते हैं कि सर सिडनी रॉलेट जो हैं इंग्लैंड के हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। ये क्या थे साथियों? तो इंग्लैंड के हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। अब पूरी कहानी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। पूरी कहानी आपको याद दिलाना चाहता हूं। एक मेरे भाई पूछ रहे हैं कि ऐप पर पॉलिटिकल की क्लास कितने तारीख से? 6 तारीख से। अच्छा, एक जानकारी दे दूं, कल जो है, आज सरस्वती पूजा है, कल सरस्वती पूजा की छुट्टी है, तो कल यूट्यूब पे कुछ क्लासेस चलेंगी, लेकिन ऑफलाइन की सारी बैचेस और पेड की सारी बैचेस बंद हैं। सभी लोग घर गए हैं, बहुत सारे शिक्षक, चूंकि आज पूजा है, कल विसर्जन वगैरह का कार्यक्रम होगा, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में कल की ऑफलाइन की सारी क्लासेस और साथ ही साथ ऑनलाइन के पेड बैचेस की क्लासेस भी बंद हैं। परसों से क्लास अपने नियमित समय पर चलेगी। परसों से क्लास क्या होगी? अपने नियमित समय पर चलेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। सात बार कैसे कंफ्यूज कर रहे हैं? 7 बार आजादी के बाद भी तो नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आजादी के बाद भी तो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब सुनिए, अब बात करते हैं इसकी पूरी कहानी। मैं आपको लेके चलता हूं साथियों दिसंबर महीने के अंदर में, और वर्ष है 1917 का। दिसंबर 1917 के अंदर में अंग्रेजों की परिस्थिति क्या है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों की परिस्थिति क्या है, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। आप समझिए कि अभी महीना कौन सा चल रहा है? दिसंबर 1907। मुझे एक बात बताइए, यस नो में बताते चलिएगा। आप जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या हो गए हैं? तो मुस्लिम लीग में 1916 में क्या हो गया है? समझौता हो गया है। मुझे बताना कि क्या अंग्रेज चाहते थे कि समझौता हो? नहीं साहब, अंग्रेज तो बांटो और राज करो चाहते थे। अंग्रेजों तो वो कह रहा है कि दिस इज रिकॉर्डेड क्लास। अंगद कुमार निकालो रे बबुआ, बाटा वाला मेरा कहाँ है? बाटा वाला देखो तो कहाँ है बबुआ? अच्छा एक बात बताओ, बाटा कहाँ की कंपनी है? बाटा जो बताएगा उसको इनाम दूंगा, उसका नाम लूंगा अभी। बाटा कहां की कंपनी है? बाटा कहां की कंपनी है, जरा बताओ। सर आप बहुत डीप में बता रहे हैं सर, थैंक। डीप कहां बता रहे हैं भाई? अभी तो आधा डीप नहीं बता रहे हैं। अरे आधा डीप नहीं बता रहे हैं। देखिए ऐसे जो लड़कन होता है ना, जो कमेंट करता है कि रिकॉर्डेड क्लास, वो अपना नाम लिवाने के लिए कमेंट करता है। और दूसरा, ऐसे लड़कन का ना पकड़ुआ ब्याह होता है, और पकड़ुआ ब्याह में आप जानते करते हैं क्या होता है? पकड़ुआ ब्याह में देखे थे अभी बिहार में पकड़ुआ ब्याह आपके पाप का प्रायश्चित है। देखेंगे आपका पैरवा इसे बांध दिया, अब मार रहा है दूध तब धप से, और उसके बाद कह रहा है जीजा जीजा, मारियो रहा है, जीजो कह रहा है, दे रहा खाए पिए पर धप धप, सिंदूर डाल, अगर हाथ सीधा कर धर एक धर। और गोरबा देख रहे हैं कि गमछिया से बनले है, दे रहा है खाए पिए भर, जीजो कह रहा है। इसी को पकड़ुआ ब्याह कहते हैं। दिस इज नोन एज पकड़ुआ ब्याह। तो अगर डेफिनेशन पूछा जाए आपसे कभी कि पकड़ुआ विवाह किसको करते हैं, तो पकड़ुआ विवाह उसको कहते हैं जिसमें आपके बाहरी पाप का आपको प्रायश्चित करना पड़ता है, और आप जो है आपका गमछी से गोड़ बांध दिया जाता है, और बांधने के बाद मारा जाता है तर कहता है अरे जीजा है, ब्याह करवा देता है, जबरदस्ती मार मूर के ब्याह करवा देता है। उसी को पकड़ुआ ब्याह कहा जाता है। समझ में आई बात? दिस इज नोन एज पकड़ुआ विवाह। सुनिए, बाटा जो है चेक गन, देखो ये मैं अपने बात से नहीं बोल रहा हूं, चेक गणराज्य की कंपनी है ना। बहुत जल्द आपको करंट अफेयर का भी जलवा देखने को मिलेगा, है ना, चिंता मत करिए, बहुत जल्द मिलेगा। तो ब्याहों करवा, वीडियो है वो हम देखे थे, बिहार का एक वीडियो था। अब मजे की बात है कि बीपीएससी टीचरे का वीडियो था शायद वो, या रेलवे में था, पता नहीं रेलवे में था या
यही था जो भी था। मतलब लेकिन इसी तरह से जो है होता है पगरुआ विवाह। कूटता तो भर पेट रे भाई, भर पेट कूटता है। हाँ। वो बच्चा कमेंट कर रहा है जीजा हो जीजा, कूटबो करता है। एक बार दिल बनाइए तो जरा कमेंट बॉक्स में दिल भर दीजिए। अच्छा चलिए सुनिए, अब सीरियस हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सीरियस होते हैं। दिसंबर 1917 में भारत की परिस्थिति सोचने, ये कॉन्सेप्ट है यहां पे, ध्यान से देखिए और सुनिए। अब सुनिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, आप जानते हैं कि 1916 में समझौता हो गया था और यह अंग्रेजों के लिए एक बुरी खबर थी, क्योंकि अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो। दूसरी बात अगर करें तो नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल आपको पता है क्या हो गए थे, उनके बीच में समझौता हो गया 1916 में, और अंग्रेजों के लिए बुरी खबर थी, क्योंकि अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि नरम दल और गरम दल एक हो। और तीसरी बात, तीसरी और महत्वपूर्ण बात, कि महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक तरीके से सत्य और अहिंसा के दम पर चलकर चंपारण सत्याग्रह को सफल बना दिया था, सफल बना दिया। और ये अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि भारत में सत्य और अहिंसा के दम पर इतना बड़ा आंदोलन हो और वो आंदोलन क्या हो जाए, तो वो आंदोलन सफल हो जाए, वो नहीं चाहते थे। अब वैसी परिस्थिति के अंदर में, वैसी परिस्थिति के अंदर में अंग्रेजों की स्थिति जो है भारत में बिगड़ रही थी, तो अंग्रेजों ने सोचा कि सब कुछ। अच्छा, चौथी बात, तिलक जेल से बाहर आ गए थे 1916 में। तिलक जो है 14 में जेल से बाहर आए, 16 में एक्टिव हो गए। तो तिलक के बाहर आते ही राष्ट्रवादी ताकतें मजबूत होने लगी। राष्ट्रवादी ताकत क्या होने लगी, मजबूत होने लगी। युवा के अंदर में उन्होंने हुंकार भर दिया। दो दो कथन यहां से एग्जाम में पूछता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि तिलक का है। मैंने एक कथन बताया, एक आपके कॉपी के अंदर में आपने लिखा होगा, और मैंने कहा कि भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है, वक्त का तकाजा है कि उसको उसके पालक उसको वाजिब हक दे दें, अन्यथा वो लड़ कर लेना जानता है। मतलब तिलक ने बता दिया कि अगर तुम नहीं ध्यान दोगे तो वैसी परिस्थिति में हम लड़ के आजादी छीन के लेंगे, आजादी छीन के लेंगे, है ना। अब सुनिए, अब जब इतनी परिस्थितियां विपरीत हो गई तो उसके बाद सिडनी रॉलेट को भारत भेजा गया। तब सर सिडनी रॉलेट जो है क्या आए, तब सर सिडनी रॉलेट भारत आए। और जब सिडनी रॉलेट साथियों भारत आए तो फिर क्या हुआ, भारत आए तो उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया। थोड़ा ध्यान से पढ़िए और समझिए, उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया। भारत का दौरा करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की। भारत का दौरा करने के बाद क्या किया रे भाई, भारत का दौरा करने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। और उस रिपोर्ट में क्या लिखा उन्होंने, तो उस रिपोर्ट के अंदर में उन्होंने लिखा कि भारत की परिस्थितियां बड़ी ही हाथ से बेकाबू होती नजर आ रही हैं। वैसी परिस्थिति के अंदर में भारत में कड़े से कड़े कानून बनाने की सख्त जरूरत है। उन्होंने क्या कहा कि भारत में, उन्होंने कहा कि भारत में कड़े से कड़े कानून बनाने की जरूरत है। कड़े से कड़े कानून, कड़े से कड़े कानून बनाने की, कानून बनाने की जरूरत है। कड़े से कड़े कानून बनाने की जरूरत है, बनाने की जरूरत है, जरूरत है। और वैसी परिस्थिति के अंदर में सर सिडनी रॉलेट ने एक कानून बनाया, और उसी कानून को आप किस नाम से जानते हैं, तो रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं, अराजकतावादी अधिनियम के नाम से जानते हैं, द अनार्कियल एंड द क्राइम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। इस एक्ट में उन्होंने क्या प्रावधान कर दिया, इस एक्ट के अंदर में प्रावधान किया कि शक के आधार पर, किसके आधार पर, तो शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति, नेता, क्रांतिकारी कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए, बिना कारण बताए, बिना कारण बताए, बिना कारण बताए कम से कम 2 वर्षों के लिए, कम से कम 2 वर्षों के लिए गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 2 वर्षों के लिए अरेस्ट किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। और जब अरेस्ट किया जाएगा तो इस अरेस्ट होने के बाद इसको ना वकील का पावर मिलेगा, ना ये कोर्ट में पेश हो सकता है, ना इसको वकील का फैसिलिटी मिलेगा, और ना ही ये अपनी दलील रख सकता है, दलील रह सकता है। अब इसीलिए जब ये कानून आया, जब ये कानून आया तो इस कानून को क्या कहा गया, तो इस कानून को साथियों काला कानून कहा गया, ब्लैक लॉ कहा गया। इस कानून को और क्या कहा गया, तो इस कानून को बिना अपील, बिना अपील, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया।
बिना वकील का कानून कहा गया। अब जब ये कानून आया तो महात्मा गांधी एक्टिव हो गए और महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया साथियों। महात्मा गांधी ने क्या किया? तो महात्मा गांधी ने एक कथन दिया। महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने कहा, एग्जाम का ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का लाइन है दोस्तों। महात्मा गांधी ने कहा कि यह कानून स्वतंत्रता विरोधी है। यह कानून क्या है? तो स्वतंत्रता विरोधी है। महात्मा गांधी ने कहा कि यह कानून स्वतंत्रता विरोधी है। यह कानून स्वतंत्रता विरोधी है, स्वतंत्रता विरोधी है और स्वतंत्रता विरोधी है और आम लोगों के और आम लोगों के और आम लोगों के मूल अधिकारों की आम लोगों के मूल अधिकारों की हत्या है। मूल अधिकारों की हत्या है। ये आम लोगों के मूल अधिकारों की क्या है? ये आम लोगों के मूल अधिकारों की हत्या है। उसके बाद जब ये कानून आया तो महात्मा गांधी ने कहा कि इस कानून का क्या होगा? तो महात्मा गांधी ने कहा कि इस कानून का संपूर्ण भारत में विरोध होगा, संपूर्ण भारत में विरोध होगा। और जब महात्मा गांधी ने कहा कि संपूर्ण भारत में विरोध होगा तो इसकी तिथि निर्धारित की गई 30 मार्च को। 30 मार्च को शहरों में विरोध हुआ साथियों। विरोध काफी सफल हुआ। 6 अप्रैल को डेट निकाला गया और 6 अप्रैल को शहरों में विरोध के बाद गांव की ओर ले जाने की बात हुई और गांव में कहा गया कि विरोध प्रदर्शन होगा। गांव में जब ये विरोध प्रदर्शन पहुंचा, उसी टाइम पीरियड में साथियों पंजाब का ये मामला है। पंजाब के अंदर में 2 लोग बड़े ही जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। एक का नाम था साथियों डॉक्टर सत्यपाल मलिक, एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल मलिक और दूसरे का नाम था सैफुद्दीन किचलू। क्या नाम था? सैफुद्दीन किचलू हुआ करता था। इन 2 लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उसी के बीच में साथियों 9 अप्रैल को इन लोगों को पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया साथियों। क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। जब इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो उसके बाद साथियों महात्मा गांधी की एंट्री होती है और उसके बाद महात्मा गांधी उस समय कहां होते हैं? तो महात्मा गांधी इस समय दिल्ली में होते हैं। इस समय महात्मा गांधी कहां होते हैं? तो महात्मा गांधी साथियों दिल्ली में होते हैं। और जब महात्मा गांधी दिल्ली में होते हैं तो दिल्ली से ये पंजाब की ओर कूच करना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा के पलवल रेलवे स्टेशन पर, एग्जाम में पूछेगा कहां? तो पलवल रेलवे स्टेशन पर साथियों, हरियाणा के पलवल रेलवे स्टेशन पर साथियों क्या किया जाता है? तो महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया जाता है, नजरबंद करके बॉम्बे भेज दिया जाता है। उसके बाद जो है यहां पर जो है अमृतसर के अंदर में, जो अमृतसर का पंजाब का ये जो अमृतसर का इलाका है, इसी अमृतसर के अंदर में साथियों क्या होता है? लोग ये तय करते हैं कि 13 अप्रैल के दिन साथियों, 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार है और इसी बैसाखी के त्यौहार के दिन सभी लोग जलियांवाला बाग मैदान में क्या होंगे? तो जलियांवाला बाग मैदान में इकट्ठा होंगे। मैदान में क्या होंगे? तो मैदान में इकट्ठा होंगे। जब जलियांवाला बाग में बोला गया कि जलियांवाला बाग में इकट्ठा होंगे और यहां पर क्या करेंगे? तो यहां पर गिरफ्तारी के विरोध में यहां पर क्या करेंगे? तो गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। गिरफ्तारी के विरोध में क्या करेंगे? तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। अब जब ये बात हो गई, बैसाखी का दिन आया और उसी बैसाखी के दिन वहां पे सभी लोग जलियांवाला बाग पहुंच गए। जलियांवाला बाग की एक खूबसूरती ये थी कि यहाँ जाने और बाहर आने का एक ही रास्ता था। इसी से लोग अंदर जाएंगे, इसी से लोग बाहर आएंगे। हजारों की संख्या में निहत्थी भीड़ यहाँ पर जुटी और निहत्थी भीड़ जो है बिना गोली बंदूक के आई थी, क्योंकि ये विरोध प्रदर्शन करने आई थी और इन्होंने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का ठाना था। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और लोग क्यों आए थे? लोग गिरफ्तारी का विरोध करने आए थे। अंग्रेजों से ये कहने आए थे कि उन्हें मुक्त करो, अंग्रेजों से ये कहने आए थे कि रॉलेट एक्ट वापस लो, लेकिन अंग्रेजों ने दिमागी चाल चल दी। 13 अप्रैल को यह होना था, लेकिन 13 अप्रैल से एक दिन पहले यानी 12 अप्रैल को साथियों पूरे पंजाब के अंदर में इन्होंने मार्शल लॉ को लागू कर दिया। अंग्रेजों का ये कानून था जिसे सैन्य कानून के बराबर समझा जाता था, मार्शल लॉ को लागू कर दिया। यानी धारा 144 लगा दी और कहा धारा
144 लगा दी गई और कहा गया, धारा 144 लगाने के बाद कहा गया कि कोई भी व्यक्ति 4 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो पाएगा। लेकिन ये बात लोगों तक पहुंच नहीं पाई। अगर ये बात लोगों तक पहुंच जाती तो लोग इकट्ठा नहीं होते। यहां पर 2 डायर का नाम याद रखना। एक है गवर्नर, साथियों वो जरा कमेंट करना। गवर्नर का नाम था माइकल ओ डायर। गवर्नर का क्या नाम था? माइकल ओ डायर। उसके अलावा एक सैन्य कमांडर थे, एक सेना के कमांडर थे साथियों, सैन्य कमांडर थे और सैन्य कमांडर का नाम क्या था? रेनिगल्ड ओ डायर। रेनिगल्ड ओ डायर, रेनिगल्ड ओ डायर। 2 डायर थे यहां पर साथियों, रेनिगल्ड ओ डायर। रेनिगल्ड ओ डायर जब वो सेना का कमांडर था तो अपने साथ 150 सैनिक लेकर वहां पहुंचा था। उसी जलियांवाला बाग मैदान को दिन होता था 13 अप्रैल 1919 होता था साथियों, और 13 अप्रैल 1919 को इस 150 सैनिकों ने बाउंड्री पर चढ़ गए। यहां पर बाउंड्री पर यहां पर 150 सैनिकों ने चढ़कर इसको घेर लिया, चारों तरफ से इस जलियांवाला बाग मैदान को घेर लिया, और यहां गेट पर भी ढेर सारे लोग खड़े हो गए। और उसके बाद इस गवर्नर माइकल ओ डायर ने, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कि इस माइकल ओ डायर के आदेश पर, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसलिए दोबारा बोल रहा हूं, माइकल ओ डायर के आदेश पर रेनिगल्ड ओ डायर ने अपने 150 सैनिकों को आदेश दिया कि गोलीबारी शुरू करो। अब आप समझो कि यहाँ के ग्राउंड है, ऐसे गोल सा ग्राउंड है, और बाउंड्री पर लोग चढ़ गए बंदूक लेकर के, मार गोली मार गोली। तब तक गोलियां चली साथियों, इतिहासकार कहते हैं कि गोलियां तब तक चली जब तक वो क्या हो गया, गोलियां तब तक चली जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई। और इस भीड़ में साथियों सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 379 लोग मारे गए। मारे तो बहुत गए थे, लोग मारे गए। अब तो मोदी जी ने इसको म्यूजियम बना दिया है। 379 लोग मारे गए, 1200 लोगों की क्या हो गई, तो 1200 लोग घायल हुए साथियों, 1200 लोग घायल हुए। इस घायल होने के बाद इसकी बड़ी निंदा हुई। जब भारत के अंदर में विरोध होने लगा तो अंग्रेजों ने कहा कि ये तो गलत हुआ है, हम इस घटना की जांच करवाएंगे, और जांच करवाने के लिए एक कमीशन बना जिसका नाम था हंटर कमीशन। क्या नाम था? हंटर कमीशन इसका नाम था। एग्जाम में पूछेगा कि हंटर कमीशन के अंदर में कितने सदस्य हुआ करते थे, तो हंटर कमीशन में साथियों कुल 8 सदस्य हुआ करते थे। कितने? कुल 8 सदस्य हुआ करते थे। इन 8 में साथियों 5 जो है अंग्रेज हुआ करते थे, 3 साथियों कौन होते थे, तो भारतीय होते थे। एक का नाम था जगत नारायण, या जगत लाल कहते हैं लोग, जगत लाल नारायण। दूसरा चिम्मन लाल सीतलवार साथियों, चिम्मन लाल, ये लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, TRE 3 के अंदर में ही आया था, सीतलवार साथियों। और तीसरा हुआ करता था साहबजादा सुल्तान अहमद, साहबजादा सुल्तान अहमद, साहबजादा सुल्तान अहमद। ये इतने सारे लोग हुआ करते थे। और इन 8 लोगों ने जांच किया, और जांच करने के बाद क्या कहा साथियों, जांच करने के बाद, मजा नहीं आ रहा है, एक बार दिल बनाइए, थोड़ा मैं थक रहा हूं, लेकिन आपकी दिल जो है, जब आपके कमेंट बॉक्स में दिल पड़ेगा ना तो मैं फिर से एनर्जी में आ जाऊंगा। एक बार दिल बनाइए ताकि मैं फिर से एनर्जी में लौटूं और दुगनी ताकत के साथ अगले 1.5 घंटे तक और पढ़ाऊं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये 3 लोगों ने जांच की, जब बात निकली है तो पूरी होगी। जब जांच की रिपोर्ट आई तो इन रिपोर्ट में साथियों इन्होंने क्या कहा जानते हैं? हंसी आएगी। इस रिपोर्ट, किसकी रिपोर्ट? हंटर कमीशन की रिपोर्ट आई। और हंटर कमीशन की रिपोर्ट जब आई तो हंटर रिपोर्ट में क्या कहा इन्होंने कहा कि जनरल ओ डायर ने, यानी माइकल ओ डायर ने जरूरत से, मजाक बना दिया इसका यार, जरूरत से थोड़ा ज्यादा बल का प्रयोग किया है, थोड़ा ज्यादा बल का प्रयोग किया है। इन्होंने क्या कहा कि थोड़ा ज्यादा बल का प्रयोग किया है। मतलब आप समझिए मेरे दोस्तों कि ये कह रहे हैं कि जनरल डायर ने जरूरत से थोड़ा ज्यादा बल का प्रयोग किया है। जिस आदमी ने अपने एक आदेश पर लोगों को चढ़वा के बाउंड्री से ताबड़तोड़ गोलियां चलवा दी, वो कहता है कि थोड़ा ज्यादा बल का प्रयोग हुआ है। ये मूर्खता नहीं है तो क्या है? ये मूर्खता नहीं है तो क्या है? ये कहता है कि थोड़ा ज्यादा बल का प्रयोग हुआ है। ये गलत बोलता है मेरे दोस्त। जब ये रिपोर्ट आती है तो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है कि जब ये रिपोर्ट महात्मा गांधी के पहुंचती है तो महात्मा गांधी एकदम कलेजा कांप उठता है। और महात्मा गांधी क्या, अच्छा ये क्या कहते हैं, तो इसकी सजा मुकर्रर की जाती है। और इसको सजा क्या मिलती है जानते हैं? इसकी सजा मिलती है कि सिर्फ
नौकरी से बर्खास्त करते हैं। इसको बोलते हैं कि नौकरी तुम्हारी जा रही है, और नौकरी से जनरल ओडायर को क्या किया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है। जब ये रिपोर्ट महात्मा गांधी तक पहुंचती है और महात्मा गांधी जब इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो महात्मा गांधी कहते हैं कि यह रिपोर्ट, महात्मा गांधी कहते हैं कि यह रिपोर्ट पन्ने दर पन्ने, यह रिपोर्ट पन्ने दर पन्ने, पन्ने दर पन्ने सरकारी लीपापोती है। महात्मा गांधी कहते हैं कि पन्ने दर पन्ने सरकारी लीपापोती है। और उसके बाद महात्मा गांधी नाराज होते हैं और तब जाकर तहकीकात समिति बनाई जाती है, तहकीकात समिति बनाई जाती है। और ये जो तहकीकात समिति होती है, एग्जाम में बीपीएससी में 13 दिसंबर को आया था ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में 13 दिसंबर को आया था। और वो कथन क्या था, वो क्या था साथियों, जब ये होता है तो महात्मा गांधी जो है तहकीकात समिति बनाते हैं और इसके अध्यक्ष पूछता है कि कौन थे। तो अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। मैं चाहता हूं कि सभी लोग इनका नाम कमेंट करें, मदन मोहन मालवीय इनका नाम हुआ करता था। और ये रिपोर्ट होती है, इसमें महात्मा गांधी इस रिपोर्ट को तैयार करते हैं। महात्मा गांधी होते हैं, सरदार पटेल होते हैं, जवाहरलाल नेहरू होते हैं, और तब जाकर इन्होंने कुछ मांगे रखते हैं और कहते हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम क्या करेंगे। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में हम जो है असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। ठीक है, अब सुनिए, अब जब ये बात हुई, जब ये आंदोलन हुआ, जब ये रॉलेट एक्ट पास हुआ था, तो उसके बाद नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति कौन थे। नोबेल प्राप्त करने वाले, जरा बताना मुझे, नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय, ये एग्जाम में पूछ सकता है, पहले गैर यूरोपीय कौन थे, व्यक्ति कौन थे। वो व्यक्ति थे साथियों रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर हुआ करते थे, रविंद्रनाथ टैगोर हुआ करते थे। कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। और इसी रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके विरोध में क्या किया था, तो नाइटहुड की उपाधि वापस की थी। अच्छा, नाइटहुड की उपाधि होती क्या है भाई, नाइटहुड की उपाधि होती क्या है, तो आप भी जानते हैं कि नाम के आगे एक वर्ड लग जाता है सर एक नाम के आगे लग जाता है, उसी नाम के आगे सर वर्ड को हम क्या कहते हैं, तो सर वर्ड को हम लोग कहते हैं नाइटहुड की उपाधि। जब ये बात हो गई तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के जो तत्कालीन वायसरॉय थे चेम्सफोर्ड, यहां पर एक बात मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने हमारे जो ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इस रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात लिखी। मैं चाहता हूं कि लिख दूं, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, मैं चाहता हूं कि मैं उस बात को लिख दूं। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक चिट्ठी लिखी थी, किसको, तो उस समय के तत्कालीन भारत के वायसरॉय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हुआ करते थे। और चेम्सफोर्ड को चिट्ठी में एक बात लिखी थी उन्होंने, उस चिट्ठी में लिखा कि समय आ गया है जब सम्मान के बिल्ले अपमान के असंगत संदर्भ में हमारी शर्म को स्पष्ट करते हैं, और मैं अपने देशवासियों के पक्ष में सभी विशेष भेदों से दूर खड़े होने की इच्छा रखता हूं, जो अपनी तथाकथित महत्वहीनता के लिए अनुवत्ति सहने के लिए उत्तरदायी हैं, जो किसी भी मनुष्य के लिए भारत में उपयुक्त नहीं है। इसलिए मैं आपके इस नाइटहुड के सम्मान को त्यागने पर मजबूर हूं, क्योंकि देश हमारे लिए सर्वोपरि है। और तब जाकर उन्होंने क्या किया था, अपने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। क्लियर है ये बात, नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। जैसा कि सर अभी महाकुंभ में भगदड़ जांच कमेटी बनी है। देखो यार, महाकुंभ में जो भी हुआ ना, बड़ा गलत हुआ। मैं देखो 2-3 बात आप लोगों से भी नेतृत्व कहना चाहता हूं। आप लोग के भी घर के लोग जाते हैं महाकुंभ में, जाते हैं ना, तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि महाकुंभ में जब इतनी भीड़ हो ना, और
आप अगर सक्षम नहीं हैं तो आप दूर से ही एक लोटा गंगा जल, ये गंगा जी से भी उठा के स्नान कर लीजिए, मन पवित्र रखिए, सब माफ है। कोई जा रहा है तो उससे गंगा जल मंगवा के छिड़क लीजिए, अगर नहीं सामर्थ्य है तो मत जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हुई है। और एक बात समझिए, एक बात समझिए, कुंभ में ठीक है सब लोग चाहते हैं, कुंभ का स्नान क्यों है? क्योंकि अमृत का स्नान है। ऐसा कहा जाता है कि अमृत की प्राप्ति होती है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा अमृत किस काम का जहां पे परिवार के लोगों का जान चला जाए। तो आस्था होनी चाहिए, लेकिन एक सलीके से, थोड़ा संयमित होकर जाना चाहिए लोगों को। कुंभ में जो भी हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, आपको नहीं समझ में आएगा, हमको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जिसके परिवार के लोग गए उनको समझ में आएगा, जिनके परिवार के लोग गए उनको समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि कुंभ जाइए। मेरा भी बहुत मन है कुंभ जाने का, लेकिन मान लीजिए मैं कुंभ गया, भगदड़ हो गया, मैं नहीं आया, तो आपको कौन पढ़ाएगा? कुंभ में मैं गया, भगदड़ हो गया, मैं नहीं आ पाया, तो आपको कौन पढ़ाएगा? बताइए, हम कुंभ जाएं कि नहीं जाएं? आप ही लोग बताइए, आप ही लोग बताइए कि हम कुंभ जाएं कि नहीं जाएं। मेरी भी इच्छा है। मेरी भी इच्छा है, बताइए कुंभ जाएं कि नहीं जाएं। चलिए खैर कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। चलिए तो आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देख लेते हैं क्या था। मैंने तो इतना धागा खोल दिया, इतना ज़्यादा ऑपरेशन कर दिया कि पेशेंट को इंजेक्शन भोंक के उठाना पड़ेगा। इतना देर में तो ऑपरेशन थिएटर सुबह से शाम हो जाएगा, है कि नहीं? नहीं जाइए सर, ना ना भाई, जाना है, हम ऐसे थोड़ी जाएंगे, आराम से जाएंगे। हम प्रयागराज के कोना में जाएंगे, एक लोटा उठा के नहा लेंगे, क्या जरूरत है संगम पे जाने का? 144 साल बाद आया भाई, हम रहबे नहीं करेंगे तो 144 साल बाद क्या होगा? हम रहेंगे ही नहीं तो चाहे वो 144 साल बाद आए, चाहे 45 साल बाद आए, बिल्कुल मन चंगा कठौती में गंगा। सर जी, एक परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, बताइए, बाप रे बाप। बहुत दुख होता है मेरे भाई। इलाहाबाद में कोई है? मैं अगर मान लो इलाहाबाद आऊंगा तो रूम में जगह दे दीजिएगा। कोई है इलाहाबाद के? जरा बताइए तो, कमेंट लिख के बोलिए तो, इलाहाबाद कमेंट बॉक्स में लिखिए इलाहाबाद। कोई है इलाहाबाद का जो प्रयागराज में हमको मिल लेंगे और ले जाके चुपके से स्नान उस्नान करा देंगे? ऐसे कोई है प्रयागराज के मेरे भाई? प्रयागराज के हैं तो बताइए। खैर चलिए, तो स्टेटमेंट आ जाते हैं कि वैसा, अब आप स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए, आपका स्टेटमेंट का आंसर आ जाएगा। बैसाखी के दिन, तो ये तो बात सही है भाई, अमृतसर में जनरल डायर द्वारा किया गया जलियांवाला बाग नरसंहार, रॉलेट एक्ट, ये भी सही है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। नरसंहार की जानकारी होने पर बाल गंगाधर तिलक नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपासना किया था। ये दूसरा क्या है? गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए विकल्प हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी सर, आइए इलाहाबाद। ठीक है मेरे भाई, इलाहाबाद आते हैं। मत जाइए, पेड बैच लिए हैं। अरे पेड बैच तो पढ़ाएंगे ही। अच्छा बता देता हूं कि कल जो है, कल यानी डेट कितना है कल? 4 फरवरी है ना कल? तो 3 के बाद 4 फरवरी को सभी ऑफलाइन, कौन कौन सा? पहला बोर्डिंग रोड, दूसरा गोपाल मार्केट, तीसरा नया टोला, चौथा सेंट्रल बैंक, बिल्डिंग, पांचवा बाजार समिति, छठा मुसल्लापुर हाट, इस सभी का सभी सेंटर, सभी ऑफलाइन सेंटर का क्लास और ऑनलाइन पेड बैच
का क्लास बंद रहेगा सिर्फ कल के लिए। एक लाइन और, 5 फरवरी से अपने समय से चलेगा। ठीक है जी। बाकी YouTube चलता रहेगा, YouTube में जो टीचर उपलब्ध रहेंगे वो लेंगे, जो लोग आराम करेंगे आराम करेंगे। कल आराम करने का दिन है, सब लोग थका हुआ है तो ठीक है। बीपीएससी का बैच स्टार्ट है। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जल्द ही शुरू हो रहा है, उसकी घोषणा आपको अलग से दे दी जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए